हमारे डाइवोर्स से ठीक एक रात पहले रखी गई उस फेयरवेल पार्टी के दौरान मुझसे गलती से वो छोटा सा छाता फट गया था, जिसके बाद जो बवाल हुआ उसका मुझे उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मेरे भाई, पिछले 4 साल से मैं एकदम बिंदास बेफिक्र होकर जिंदगी के मजे ले रहा था। मुझे बिल्कुल भनक तक नहीं थी कि मेरी एक्स बीवी ने पीठ पीछे छुपकर मेरी सगी बेटी को जन्म दे दिया है। यार, मुझे लगा था कि अब उस बंदी से मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन किस्मत का लोचा तो देखो, अचानक से वो वापस आ गई और अब सीधा मेरी नई बॉस बनकर मेरे सिर पर बैठ गई। अचानक से मेरे फोन की तेज घंटी बजी, जिसने मेरी एकदम हवा टाइट कर दी। मैंने अपनी बंद आंखों से ही घबराहट में अंधेरे के अंदर अपना फोन ढूंढना शुरू किया। फोन के दूसरी तरफ से मेरा साथी झांक गई, एकदम जोर से चिल्लाया, चेनबो तू इस वक्त कहाँ मर रहा है? भाई, मैंने सुना है कि आज हमारी कंपनी में नई चेयरमैन साहिबा खुद चलकर आने वाली हैं। आज पंच इन करने में लेट होने की गलती बिल्कुल मत करना। मैंने कहा, धत तेरी, तूने मुझे ये जरूरी बात पहले क्यों नहीं बताई यार, पूरा कबाड़ा। मैं तुरंत स्प्रिंग की तरह झटके से अपने बिस्तर से उछलकर खड़ा हुआ, जल्दी से अपने कपड़े पहने और बिना कोई आवाज किए सीधा सबवे की तरफ भागने लगा। मेरी पूरी बैंड बजी। वैसे तो ट्रेन हमेशा एकदम सही समय पर आती है, लेकिन आज पता नहीं किस्मत में क्या पनौती लगी थी कि वो कुछ मिनट देरी से चल रही। लिफ्ट का इंतजार करते हुए जब मैंने समय देखा तो माथा ठनका, अब तो सब खत्म हो गया। इस महीने का मेरा पूरा अटेंडेंस बोनस तो हाथ से निकल गया। ठीक उसी वक्त सेक्रेटरी ने बोर्डरूम का बड़ा दरवाजा खोला और वहां झांग गुएन यूएन एक बहुत ही महंगे और किलर वाइब वाले सूट को पहनकर अंदर दाखिल हुई। वो सूट एकदम डार्क ब्लैक और शानदार फिटिंग वाला था। उस ड्रेस में उसका कतई जहर फिगर, उसकी पतली कमर और कातिलाना हिप्स एकदम उभर कर लोगों की जान ले रहे थे। उस चिकने कपड़े के अंदर उसकी बॉडी का नशा और भी ज्यादा बवाल लग रहा था। पूरे ऑफिस के लौंडों की एक साथ सांसें अटक गई कि क्या यही हमारी नई चेयरमैन है? भाई, एकदम अप्सरा है। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे देखकर सख्त लौंडा पिघल गया। ऑफिस के सारे नल्ले मैनेजर्स शहद पर मंडराने वाली मक्खियों की तरह तुरंत उसे घेर कर खड़े हो गए। यार, सब चापलूसी में बोले, डायरेक्टर झांग प्लीज आप यहाँ आकर बैठिए। लेकिन झांग गुएन यूएन एकदम साइलेंट मोड में रही और उसने किसी को भाव नहीं दिया। उसकी तेज नजरों ने पूरे मीटिंग रूम को स्कैन किया, लेकिन उसे उस आदमी की कोई परछाई तक नजर नहीं आई जिसे वो ढूंढ रही थी। गुस्से से उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका दिमाग दही हो गया। उसके पहले ही दिन कोई लेट आने की जुर्रत कर रहा था। मैनेजर ने इधर उधर देखा और समझा कि मैं गायब हूं। उसने धीरे से मुझे मन में गालियां दी। इस डेढ़ शाणे को हमेशा एकदम आखिरी मौके पर आने की खुजली रहती है, और आज इतने जरूरी समय पर ये नूब सच में बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तू बस देखता जा, सबसे पहले इसी जोकर को नौकरी से लात पड़ेगी। मैं उस चेनबो के लिए एक भी अच्छी बात बिल्कुल नहीं बोलने वाला। अगले ही पल मैंने क्लासिक फट्टू की तरह पीछे वाले दरवाजे से चुपचाप घुसने की कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत खराब झांग गुएन यूएन ठीक उसी पिछले दरवाजे के पास खड़ी थी। हम दोनों की आंखें मिली और भाई जो स्पार्क्स उड़े मैं बता नहीं सकता। झांग गुएन यूएन को अपने सामने देखते ही मेरे तोते उड़ गए और मैं अपनी जगह पर जम गया। झांग गुएन ने कहा था कि नई चेयरमैन का नाम झांग गुएन यूएन है। ये वही बंदी है जिसके साथ मैंने डाइवोर्स से ठीक एक रात पहले फुल टू धमाल वाला गेम बजाया था, जिसने सिविल अफेयर्स ब्यूरो में प्रॉपर्टी बंटवारे के समय एक भी पाई लेने से मना कर दिया था। वो आज उस पूरी कंपनी की बॉस बन गई है जहां मैं नल्लों की तरह घिसता हूं, मगर मेरे पास फालतू ओवरथिंक करने का बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं कल्टी मारकर जल्दी से अपनी सीट पर भागा। झांग गुएन यूएन ने अपनी तिरछी आंखों से मुझे एक बहुत ही खतरनाक लुक दिया। मैं अपनी जगह पर दुबक कर बैठ गया। वो तंज मारते हुए हंसी। पूरे 4 साल बीत गए, लेकिन चेनबो की स्कूल वाली वो ढक्कन हरकतें आज भी जरा सी नहीं बदली। एकदम आखिरी मोमेंट पर पधारने का उसका ये चवन्नी छाप तरीका बिल्कुल नहीं बदला। वो अपनी हाई हील्स खटखटाते हुए सीधे मेरे पास आई और बोली, हालांकि सुबह के वक्त ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, मुझे उम्मीद है कि आगे से सभी एम्प्लॉयज समय की कदर करेंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान बार बार लेट होने जैसी डम गलती रिपीट करके तमाशा बनाए। ये बात बोलने के बाद उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, आज तुम लेट हो। मैंने जवाब दिया, अगर सैलरी काटनी है तो बेझिझक काट लो मेरा ओजी एटीट्यूड। जब हम दोनों एकदम छपरी निब्बा निब्बी वाले प्यार में थे, तब वो अक्सर मेरी ज्यादा सिगरेट पीने की आदत की वजह से मेरी पॉकेट मनी काट लिया करती थी। सॉरी बॉस, मैं अगली बार पक्का जल्दी आऊंगा। मैंने अपने दांत पीस कर गुस्सा कंट्रोल किया। मेरी एकदम वॉट लगी थी और मैं कर भी क्या सकता था, अब वो मेरी असली बॉस है। झांग गुएन यूएन एचआर मैनेजर के सामने जाकर खड़ी हो गई और डेस्क पर अपनी उंगलियां बजाते हुए बोली, ऐसे लेट आने वालों के लिए कंपनी की पॉलिसी क्या है? डायरेक्टर जो एम्प्लॉयज लेट आते हैं उनका पूरा अटेंडेंस बोनस कट जाता है, उसने कहा। और एक बात, इस लूजर का इस महीने का पूरा परफॉर्मेंस बोनस भी काट लेना। सॉरी बॉस झांग, मैं अगली बार पक्का जल्दी आऊंगा। मैंने अपने दांत पीसकर एकदम सख्ती से अपना गुस्सा कंट्रोल किया और पूरी तरह शांत रहा। मेरा ओजी एटीट्यूड भी किसी काम नहीं आया भाई, और मैं कर भी क्या सकता था जब वो डायन अब मेरी असली बॉस बन चुकी है। झांग गुएन यूएन एचआर मैनेजर के ठीक सामने जाकर खड़ी हुई और अपनी उंगलियां डेस्क पर बजाने लगी, एकदम बवाल वाइब। ऐसे लोगों के लिए हमारी कंपनी की क्या पॉलिसी है? उसने पूछा। एचआर ने तुरंत कहा, डायरेक्टर, जो लोग ऑफिस में लेट आते हैं उनका पूरा अटेंडेंस बोनस कट जाता है। मेरी बॉस, और एक बात अच्छे से याद रखना, इस नल्ले का इस महीने का पूरा परफॉर्मेंस बोनस भी काट लेना। इसे अकल आनी चाहिए कि इस तरह की गलती करके इसका कितना बड़ा कबाड़ा हो सकता है मेरी जान। झांग गुएन यूएन जैसी ये पत्थर दिल और खूंखार औरत पक्का आज मुझसे अपनी कोई पुरानी पर्सनल खुन्नस निकाल रही है। आज तो उसने सरेआम मेरा पूरा गेम बजा दिया यार। जी डायरेक्टर, एचआर मैनेजर ने ये बात तुरंत नोट कर ली। वो बोली, तुम अपनी शक्ल तो देखो, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं हो। पुराने दिनों में जब कभी ज्यादा सिगरेट पीने की वजह से मैं तुम्हारी पॉकेट मनी काट लिया करती थी, तब भी तुम्हारा मुंह बिल्कुल ऐसे ही बनता था, एकदम ढक्कन जैसे। सच में ये बात बहुत ज्यादा सही है गोट। बाहर से तुम हाँ बोल रहे हो, लेकिन मन ही मन मुझे गालियां दे रहे हो। मैंने चुपचाप अपना सिर नीचे झुका लिया।
मेरा एकदम पोपट हो गया है। क्या ये औरत डाइवोर्स के बाद सिर्फ मेरी जिंदगी झंड करने और मुझे जलील करने के लिए वापस आई है? मैंने कहा नहीं, मुझे आपके फैसले से कोई एतराज नहीं है। झांग गुयेन युएन अचानक से बहुत ही ठंडे स्वर में बोली, अगर बच्चों के स्कूल या अपनी बीवी की वजह से तुम्हें ऑफिस आने में देरी होती है तो मैं तुम्हें थोड़ी सी छूट देने के बारे में सोच सकती हूँ। आखिरकार हमारी कंपनी काफी हद तक इंसानियत दिखाती है। ये इंसान अपने तलाक के बाद पिछले 4 सालों से बिल्कुल अकेला है और इसका एक बहुत गंदा वाला मोए मोए हो चुका है, पक्का सत्य वचन। अब ये सोचो कि इसके पास कोई नई बीवी या बच्चा कहां से आ सकता है। ये तो अभी भी एक छपरी की तरह अपनी सिंगल लाइफ ही काट रहा है। लेकिन झांग गुयेन युएन के फिगर को देखकर सोच रहा हूं कि स्कूल के दिनों के मुकाबले अब उसमें एक माँ वाली किलर वाइब और भयंकर कयामत वाला लुक क्यों आ गया। डायरेक्टर झांग, आपको बता दूं कि चेनबो तलाकशुदा है और तब से आज तक सिंगल ही है। इस बेवकूफ नूब को बस हमेशा बिल्कुल कट टू कट टाइम पर काम करने की खुजली होती है। क्या ही बात मैनेजमेंट का ल्यू चांग, जिसकी मेरे सीनियर से कभी नहीं बनती थी, उसने अपने जूनियर को नई चेयरमैन से जलील होते देखा तो उसे मजे लेने का एक तगड़ा मौका मिल गया। उसने मेरी तगड़ी ले ली। गुरु, उसने मेरी और ज्यादा वॉट लगाने का फैसला किया। तुम्हारा तलाक क्यों हुआ? झांग गुयेन युएन ने सीधे मेरी तरफ देखते हुए ये एकदम तीखा सवाल दागा। मेरा माथा ठनका। मैनेजमेंट का ल्यू चांग, जिसकी मेरे सीनियर से कभी नहीं बनती थी, उसने अपने जूनियर को नई चेयरमैन से जलील होते देखा तो उससे मजे लेने का मौका मिल गया। बहुत ही चालू आदमी। उसने मेरी और ज्यादा वॉट लगाने का फैसला किया और पूछा, तुम्हारा तलाक क्यों हुआ? झांग गुयेन युएन ने सीधे मेरी तरफ देखा। परिवार ही तो एक इंसान की स्टेबिलिटी और उसका अच्छा कैरेक्टर दिखाता है। बिल्कुल पक्का सच है मेरी जान। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस कंपनी में काम करने वाले लोगों का डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अपनी इन बेकार पर्सनल चीजों को ऑफिस के काम के बीच बिल्कुल भी मत लाओ, समझे तुम नल्ले इंसान। उसका ऐसा घटिया एटीट्यूड देखकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तलाक क्यों हुआ? ये सवाल उसने मुझसे दोबारा बहुत ही तीखेपन और चुभने वाले अंदाज में पूछा। क्या तुम्हें खुद अपने दिल में नहीं पता है? मैंने सीधा कहा, क्योंकि मेरी एक्स बीवी मेरी पर्सनल नीड्स को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती थी बॉस। मेरे ये कहते ही रूम में सब लोग अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। चेनबो का ये बवाल एटीट्यूड देखो, सबके सामने इतना कड़वा सच बोलने के लिए जिगरा चाहिए। भाई क्या ही धांसू बात कह दी उसने, एकदम बिना डरे सबके सामने सीधा गेम बजा दिया। झांग गुयेन युएन ने मुझे एकदम खूंखार तरीके से घूरा जैसे आग लगा देगी। कॉलेज खत्म होते ही चेनबो हमेशा बड़ी बड़ी फेंकता था कि वो बिना खाना खाए भी आराम से रह सकता है, लेकिन वो उस चीज को कभी नहीं छोड़ सकता था। साला 24 में से 23 घंटे तो बेड पर ही पड़ा रहता था, जैसे इस जिंदगी में उसका कभी भी मन नहीं भरने वाला है बे। और अब इस डेढ़ शाणे की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि सरेआम बोल रहा है कि वो बंदी से खुश नहीं कर पाए। एकदम अव्वल दर्जे का बेशर्म इंसान है। ये सोचकर झांग गुयेन युएन ने अपना गुस्सा पी लिया। उसने मेरे बगल में बैठे झांग वेई को एकदम बॉस वाले स्वैग में आवाज लगाई और कहा कि बाद में मेरे ऑफिस आना और अपने डिपार्टमेंट का सारा नया डेटा लेकर आना और मुझे हर एक चीज की पूरी रिपोर्ट देना। ये सुनकर झांग वेई तो खुशी से पागल ही हो गया कि इतनी खूबसूरत और कतई जहर दिखने वाली चेयरपर्सन ने उसे एकदम अकेले में प्राइवेट रिपोर्ट देने के लिए बुलाया है। क्या कंपनी ने उसे किसी खास काम के लिए चुन लिया है? किसी बहुत अमीर और तगड़ी मैडम का खास आदमी बनने का सोचकर झांग वेई का दिल एकदम तेज धड़कने लगा और वो ख्यालों में उड़ रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो खुशी के मारे कोई गाना गुनगुनाते हुए सारे जरूरी कागज प्रिंट करने लगा और फिर फुल एक्साइटमेंट में उड़ते हुए सीधा चेयरमैन के ऑफिस की तरफ भाग गया, जैसे कोई खजाना मिला हो। झांग वेई को ऐसे अंदर जाते हुए देखकर मैं अपने ही ख्यालों में डूब गया कि पूरे 4 साल बीत चुके हैं। क्या झांग गुयेन युएन अब इतनी ज्यादा हताश हो चुकी है कि उसे ऐसे फट्टू की जरूरत है? क्या सच में उसे झांग वेई जैसे साधारण बंदे में कोई दिलचस्पी हो सकती है? पूरे 2 घंटे बीतने के बाद झांग वेई जब बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। वो लड़खड़ाते हुए चेयरमैन के कमरे से बाहर आया। उसने सोचा था कि कोई रोमांटिक चांस मिलेगा, लेकिन अंदर तो उसकी बुरी तरह खटिया खड़ी कर दी गई थी बेचारे की। झांग गुयेन युएन ने लगातार 2 घंटे तक झांग वेई की ऐसी क्लास लगाई कि उसकी पूरी हवा टाइट हो गई। उसकी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि अब उसके अंदर जीने की उम्मीद नहीं बची है। झांग वेई ने जो भी कागजात दिए थे उनके आधार पर उस मैडम ने ऐसी जासूसी की कि सब कुछ पकड़ लिया। उसने काफी सारे धांधली करने वालों का पूरा गेम बजा दिया। जो लोग छुपकर कंपनी का पैसा खा रहे थे उन सभी बड़े मैनेजर्स को धर दबोचा। और वो ल्यू चांग जो अभी कुछ देर पहले ही मेरी बुराई कर रहा था, उसका भी कबाड़ा हो गया। उसे सबसे पहले नौकरी से लात मारकर निकाल दिया गया। मैंने सुना है कि एक बड़े बॉस ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन झांग वेई की तो सिर्फ एक बहन है जो एचआर डिपार्टमेंट में है। अब ऐसा लग रहा है कि वो खुद की नौकरी भी नहीं बचा पाएगा। उसके दिल में एकदम खौफ बैठ गया था और उसकी डर के मारे फट के हाथ में आ गई। ल्यू चांग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि झांग वेई ही वो सारे पक्के सबूत लाकर देगा जिसकी वजह से सीधा चेयरमैन मैडम उसे लात मारकर कंपनी से बाहर निकाल फेंकेगी। बस यही खौफनाक बात सोचकर उसने निराशा में अपना सिर पकड़ लिया और बोला, हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक और डरावना सीन हो गया है मेरे भाई। ल्यू चांग वैसे भी बहुत ज्यादा उड़ रहा था, उसका पकड़ा जाना तो बस वक्त की बात थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि तू फालतू में अपने दिमाग का दही मत कर और इतना ज्यादा लोड मत ले। मैंने बस कुछ शब्द बोलकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की। झांग गुयेन युएन सच में अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत अप्सरा होने का पूरा रुतबा दिखा रही है। उसका काम करने का वो धांसू भौकाल सच में फायर है। तभी अचानक से झांग वेई को कुछ याद आया और वो बोला, अरे हाँ, हमारी नई चेयरमैन मैडम कितनी ज्यादा मेहनत करती हैं यार। क्या तुम कॉलेज के टाइम में लड़कियों को पटाने वाले गेम केओजी नहीं थे? क्या तुम एक बार उन पे अपना जादू ट्राई करना चाहते हो? अगर तुमने उस कड़क मैडम को सेट कर लिया ना, तो फिर इस पूरी कंपनी में तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो। तुम्हारा ही दबदबा होगा यहाँ पर।
मैं एकदम चुप रहा और बोला कि छोड़ दे झांग गुएन यूएन, और मैं अब कभी भी एक साथ वापस नहीं आ सकते। मेरी बात सुनकर झांग वेई तो और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर उड़ने ही लग गया। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुमने अपनी एक्स को तलाक दे दिया है क्योंकि वो तुम्हारे साथ सेट नहीं होती थी? यार जरा डायरेक्टर झांग के उस कातिलाना फिगर और उस जन्नत के टुकड़े जैसे चेहरे को देखो। वो पक्का बिस्तर में एकदम बवाल मचाने वाली होगी। मैंने तुरंत ही अपना हाथ बढ़ाकर उसका गंदा मुंह बंद कर दिया और बोला, बेवकूफ, मुंह बंद रख। बॉस झांग जैसी हाई क्लास और तगड़ी औरत मेरी औकात से बहुत ज्यादा बाहर है। ये बात बोलने के ठीक बाद मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को वहीं जमीन पर कुचलकर बुझा दिया। उस वक्त झांग गोएन यूएन ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी होकर मेरी ये सारी बातें सुन रही थी। उसने एकदम खौफनाक तरीके से ठाका लगाया और खुद से बोली कि मैं उसकी औकात के बाहर हूं क्या? जब तुम पागलों की तरह मेरे पीछे पड़े थे तब तो तुमने ये सब नहीं कहा। जब तुमने मुझे जबरदस्ती दीवार के साथ चिपकाकर अपनी ताकत दिखाई थी तब तुम्हारी वो औकात कहाँ चली गई? तब तुमने अपने मुंह से ये बात क्यों नहीं निकाली? वो उस समय पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत अप्सरा मानी जाती थी, जिसके लिए सारे लड़के एकदम लट्टू रहते थे और जान देते थे। उसके पीछे तो अनगिनत मजनुओं की पूरी फौज पागल रहती थी, लेकिन ये मैं ही था जिसने एकदम बेशर्मों की तरह हर एक गंदी चाल चलकर और सारे हथकंडे अपनाकर सिर्फ और सिर्फ उसका दिल जीतने के लिए पूरी जी जान लगाई। कॉलेज के आखिरी साल में हम दोनों एक साथ रहने लगे थे और पढ़ाई पूरी होते ही हमने तुरंत जाकर अपनी शादी भी रजिस्टर करवा ली। लेकिन हमारी वो प्यार भरी और खुशी वाली जिंदगी मुश्किल से सिर्फ 2 साल तक ही टिक पाई। उसके बाद मैंने सीधा उससे तलाक मांग लिया और उसे बोल दिया कि मैं उससे पूरी तरह से बोर हो चुका हूं और वो एकदम ड्रामेबाज है। शुरुआत में तो झांग गुएन यूएन को यही लगा कि मैं शायद काम के प्रेशर की वजह से परेशान हूं और बस गुस्से में आकर ये फालतू बातें बक रहा हूं। लेकिन जब मैंने सच में तलाक के वो असली कागजात निकालकर उसके मुंह पर दे मारे और उसे अपनी पूरी सच्चाई दिखा दी, तभी झांग गुएन यूएन को यह भयानक सच समझ में आया कि मैं अब सच में उसे अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं चाहता। चेनबो, तू एक नंबर का नीच इंसान है जो अपना काम निकलवा कर अब भागने की फिराक में लगा है। तलाक देने से पहले तूने मुझे अपने बच्चे के साथ प्रेग्नेंट तक कर दिया था। अब चाहे मुझे पानी की तरह कितना भी पैसा क्यों ना बहाना पड़े, मैं इस बार तुझे अपने इशारों पर नचाकर ही दम लूंगी। झांग वेई ने अपनी सिगरेट का आखिरी कश मारा और उसे सीधा जमीन पर फेंककर अपने जूतों के नीचे बुरी तरह से कुचलकर बुझा ही दिया। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे कल दोपहर वाली बात याद आ गई, जब उसने मुझे काम खत्म होने के बाद ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे वाले एक रेस्टोरेंट में एक नई बंदी के साथ घुसते हुए देखा था। वो एकदम कमीनी स्माइल देकर मेरे पास आया और बोला, मैंने कल वो सब देख लिया था, आज तू लेट भी आया है क्या? कल रात तूने बेड पर कुछ ज्यादा ही ओवर टाइम कर लिया था गुरु। मैंने बिना कोई लोड लिए एकदम चिल होकर कहा, फालतू की बकवास करना बंद कर। वो बस एक ऐसी ही बंदी थी जिससे मेरे एक दोस्त ने मिलवाया था, क्योंकि उसे लगता है कि मैं बहुत लंबे टाइम से सिंगल बैठा हूं। मेरी ये बात छुपकर सुनते ही झांग गुएन यूएन के सीने में अचानक से बहुत तेज दर्द सा उठा। ऐसा लग रहा था कि उसे तलाक देने के बाद चेनबो ने अपनी हवस मिटाने के लिए बहुत सारी लड़कियों का जुगाड़ कर लिया है। वैसे भी कॉलेज के दिनों से ही वो अपनी मीठी बातों से लड़कियों पर ऐसा जादू करता था कि वो पागल हो जाती थी, और किसी नई बंदी को फंसाना उसके लिए कोई बड़ा गेम नहीं था। तभी अचानक से मैसेज आया, चेनबो अपनी पूरी रिपोर्ट एकदम अच्छे से तैयार कर ले और बिना किसी बहाने के सीधा मेरे ऑफिस के अंदर आ जा चुपचाप। झांग गुएन यूएन ने पूरे स्वैग में अपना फोन बाहर निकाला और मुझे पूरी कंपनी के उस बड़े वाले ग्रुप में खुलेआम टैग करने के बाद उसने गुस्से से अपने ऑफिस का दरवाजा ऊपर बहुत जोर से बंद कर दिया। उस भयानक आवाज से मेरी और झांग वेई दोनों की फटके हाथ में आ गई। वो बॉस झांग तो नहीं थी ना? उसने डरते हुए मुझसे पूछा। भाई, झांग वेई डर के मारे पीछे खिसक गया और कांपने लगा, लेकिन मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि अगर उसने मेरी बातें सुन भी ली हैं तो क्या उखाड़ लेगी, क्योंकि मैंने जो भी बोला एकदम सच था। मैंने अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा और मेरा माथा ठनक गया, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। झांग गुएन यूएन मुझे पूरे ग्रुप के सामने सरेआम टैग कर रही थी बिना रुके, उस बड़े वाले ऑफिशियल ग्रुप में सबके सामने। हालांकि मैं कसम से किसी भी कीमत पर उस आफत का अकेले सामना करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे अपना काम करना पड़ा। मैंने बिना कोई तमाशा किए फटाफट वो सारे जरूरी कागजात प्रिंट किए और फिर गहरी सांस लेकर सीधा मैडम के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा, ताकि इस बवाल को हमेशा के लिए खत्म कर दूं आज ही। डायरेक्टर मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैंने इज्जत से 2 बार गेट खटखटाया और फिर अंदर घुसकर वो पूरी फाइल सीधे झांग गुएन यूएन के टेबल पर पटक कर रख दी बिना डरे। झांग गुएन यूएन ने कागजों की तरफ एक बार देखा तक नहीं और एकदम ठंडे रवैये में अपना दबदबा दिखाते हुए बोली, चेनबो, मैंने सुना है कि तू आज काम पर देर से आया है, क्या बात है? क्या बीती रात तूने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया था? भाई कसम से एक पल के लिए तो मेरी पूरी हवा टाइट हो गई, क्योंकि वो बंदी सब कुछ सुन चुकी थी। झांग गुएन यूएन ने बिना अपना सिर उठाए बस धीरे से एक अजीब सी आवाज निकाली। मैंने कहा, नहीं यार, बस बात ऐसी है कि मुझे पिछली रात सपना आया था जिसमें मेरी एक्स बीवी मुझे डरा रही थी, और उस भयानक सपने ने मेरा ऐसा फ्यूज उड़ाया कि मैं पूरी रात ढंग से सो नहीं पाया और मेरी हालत एकदम खराब हो गई। इसी वजह से पंगा हुआ। यही कारण है जिसकी वजह से मैं आज सुबह देर से पहुंचा। उसने तंज कसकर पूछा, क्या सच में कोई बुरा सपना था? मैंने कहा, हाँ, एकदम बहुत ही डरावना सपना। मेरे सपनों में झांग गुएन यूएन सच बता रहा हूँ इतनी ज्यादा भयानक लगती है कि उसे देखकर ही मेरी पूरी हवा टाइट हो जाती है। वो बंदी सपने में भी चुड़ैल की तरह मुझसे चिपकती रहती है, और सच बता रहा हूँ ये सहना मेरे लिए किसी खौफनाक पनौती से कम नहीं था। उसने मजे लेते हुए कहा, मैं भी जानने के लिए एकदम उतावली हूँ कि तूने मुझे सपने में क्या करते देखा। मैंने सोचा कि तूने हर हद पार कर दी, पर मैं ढक्कन नहीं, ये सारी डबल मीनिंग बातें जोर से बोलकर अपना पोपट करवा लूं। मैंने बात घुमाई और बोला, डायरेक्टर जियांग,
क्या आपने मुझे अपने केबिन में सिर्फ ये फालतू बकवास करने बुलाया है? मैं अभी काम में फंसा हूँ, उसने तंज कसते हुए कहा। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आजकल तेरी कीमत क्या चल रही है। मैंने हैरानी से पूछा, कीमत क्या है? इस बंदी के इस अजीब और फालतू सवाल ने एक पल के लिए मेरे दिमाग का दही कर दिया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। उसने कहा, मेरा मतलब है जिस्म बेचने के लिए तू साल का कितना पैसा लेगा? मैंने बोला, डायरेक्टर जियांग, मैं इस कंपनी में पूरी ईमानदारी से अपना काम करने आया हूँ। मेरा काम करना है और आप 1 मिलियन युआन का लालच देकर मुझे मजबूर कर रही हैं। डायरेक्टर जियांग, प्लीज आप ऐसे पैसा फेंक कर मुझ जैसे शरीफ इंसान की बेइज्जती करना बंद कीजिए। ये अलग बात है कि मुझे सच में रोकड़े की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन अगर झांग नोगुएन यूएन के बाप को इस कांड के बारे में पता चला तो वो बुढ़ा मुझे किसी कीमत पर चैन से जीने नहीं देगा, क्योंकि मैं एक बार के छप्पर फाड़ मजे और जिंदगी भर के सुकून के बीच का असली फर्क बहुत अच्छे से जानता हूँ। झांग नोगुएन युएन ने सच में ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उसे पूरा यकीन था कि 2 मिलियन युआन जैसी बड़ी रकम सुनकर मेरी नीयत डोल जाएगी और मैं तुरंत इस ऑफर के लिए मान जाऊंगा। डायरेक्टर जियांग, ये सब पैसों के बारे में नहीं है, उसने कहा। भूल जा, फिर जा और मेरे लिए एक कॉफी खरीद कर ला। जब उसका सीधा पैंतरा काम नहीं आया तो उसने अपनी पुरानी चाल चलने की ठानी। मैंने उसकी पुरानी पसंद याद करते हुए पूछा, चीनी थोड़ी कम, दूध एकदम ज्यादा और कॉफी बिल्कुल गर्मा गर्म होनी चाहिए। यही चाहिए ना तुम्हें, या कुछ और भी? चेनबो को सच में उसकी पसंद अभी तक बहुत अच्छे से याद थी। लगता है उसके बच्चे के असली बाप की याददाश्त अब तक काफी ज्यादा तेज और कड़क है। कुछ समय बाद मैं एक बढ़िया कॉफी लेकर वापस उसके पास लौट आया, जिसे मैंने झांग नोगुएन युएन के पुराने स्वाद के हिसाब से खरीदा था। उसने अजीब से तरीके से कॉफी के बैग को घूर कर देखा। वो नखरे दिखाते हुए बोली, मुझे इस कचरा ब्रांड की कॉफी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चुपचाप वापस नीचे जा और मेरे लिए कोई दूसरी नई कॉफी खरीद कर ला। सच कहूं तो मैं अपने मन ही मन में उसे बुरी तरह गालियां दे रहा था और मेरी खोपड़ी सटकी हुई थी। फिर मैंने पूछा, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ डायरेक्टर जियांग, मेरी प्यारी महारानी जी, कि आजकल आपको किस खास ब्रांड की कॉफी पीना ज्यादा पसंद है? उसने पूरे दबदबे में जवाब दिया, मुझे कोई आम कॉफी नहीं बल्कि एकदम ताजी छनी हुई चाहिए। अगर तेरे बस की बात नहीं है और तू इसे खरीद नहीं सकता तो चुपचाप जाकर दफ्तर की रसोई में मेरे लिए अपने इन हाथों से गर्मा गर्म कॉफी बनाकर जल्दी से लेकर आ। झांग नगुएन युएन की आवाज उस वक्त एकदम खतरनाक थी। वो चुड़ैल अब भी मुझसे सिर्फ इसलिए झगड़ा कर रही थी क्योंकि उसने मेरे बारे में सुना हुआ था कि मैं किसी दूसरी औरत के साथ हमबिस्तर हुआ था तलाक से पहले की वो पुरानी दुश्मनी याद है ना? तुमने मुझे तब बहुत बड़ा दिखावेबाज इंसान कहा था। अब जब मैं खुद चेनबो की महारानी बन चुकी हूं तो मैं उसे जितना चाहूंगी उतना तड़पाऊंगी, और अगर वो खुद को बहुत बड़ा डेढ़ शाना समझता है तो चुपचाप नौकरी छोड़ दे। उसके 3 साल के अनुबंध को सिर्फ 6 महीने पहले ही नया किया गया था और कागजों पर हस्ताक्षर करते समय सहायक ने बड़ी चालाकी से चुपचाप उसमें तबादले की एक नई शर्त जोड़ दी गई थी। चेनबो जैसा बिना दिल का इंसान पक्का यही सोचेगा कि उसका ये नया अनुबंध बिल्कुल पुराने वाले कागज जैसा ही होगा, जिसमें उसे कोई शक नहीं होगा। इसलिए उसने बिना एक भी शब्द पढ़े सीधा हस्ताक्षर कर दिया। सत्यानाश! अब ये चुड़ैल इतनी बड़ी आफत कैसे बन गई कि मेरा ही बुरा कट गया भाई का। इसे खुश करना 4 साल पहले इसे पटाने से भी ज्यादा मुश्किल काम लग रहा है, और अब तो ये खुलेआम मुझसे अपने सारे निजी काम करवाकर मजे ले रही है। गुस्से से मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था और झांग नगुएन युएन मेरे अंदर का सारा लोचा समझ गई। वो तंज कसते हुए बोली, क्या तेरी काम करने की नीयत नहीं है? मैंने एकदम कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी महारानी झांग के लिए एक बढ़िया सी कॉफी बनाता हूँ। मैं रसोई में गया और इंटरनेट पर देखकर बड़ी मुश्किल से 1 कप कॉफी बनाकर अंदर ले गया, लेकिन उस नखरेबाज चुड़ैल ने कह दिया कि ये तो एकदम बकवास है। बोली, दूध कम है, मजा नहीं आया, जा दोबारा बना के ला। मैं बोला, व्हाट द हैक, मुझे पहले ही लग रहा था ये चुड़ैल जानबूझकर मेरा स्यापा कर रही है। पर अब मुझे 100% यकीन हो गया है कि ये जहरीली नागिन पुराना बदला लेने के लिए मेरे साथ ये घटिया गेम खेल रही है, जिससे मेरी जिंदगी अब पूरी झंड हो गई। मेरे चेहरे का रंग गुस्से से लाल होता देखकर वो डायन मन ही मन खुश थी, क्योंकि उसे मेरी इस कबाड़ा हालत पर अब बहुत मजा आ रहा ही था। झांग नगुएन युएन ने मेज को धीरे से सहलाते हुए पूरे भौकाल में तंज मारा। क्या हुआ? इतनी जल्दी ही तेरी हवा टाइट हो गई और तू हार मान गया? याद है जब पुरानी वाली पनौती लगी थी और मैं गलती से गर्भवती हो गई थी और मुझे मजबूर होकर तेरे उस घटिया खून को जन्म देना पड़ा था? उस वक्त तू किस दूसरी औरत के बिस्तर में लेटकर मजे लूट रहा था? मैंने किसी तरह अपनी नस फटी हालत को काबू किया, उसमें ज्यादा दूध और थोड़ी मिश्री डालकर फिर से उसे अंदर लेकर आ गया था, पर महारानी को वो भी पसंद नहीं आई। झांग नोगुएन युएन के वो कातिलाना खूबसूरत होंठ मुझे फिर से बेइज्जत करने के लिए खुलने ही वाले तो थे, पर इस बार मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने एकदम गुस्से में चिल्लाते हुए अपना आपा खो दिया और उसका पूरा नाम लेकर बोला, झांग नगुएन युएन, बस कर। तू जानबूझकर मेरे साथ ये घटिया गेम खेल रही है और मुझे नीचा दिखा रही है ना? उसने बड़ी ही चालाकी से जवाब दिया कि तुझे नीचा दिखाना अच्छा। तुझे कहां से लग रहा है कि मैं तुझे बेइज्जत कर रही हूं? क्योंकि अगर सच में मुझे तेरा सरेआम कचरा करना होता तो मैं पक्का अलग करती। क्या तुझे सच में लगता है कि मैं सिर्फ ऐसी छोटी छोटी बातें पकड़कर तेरा दिमाग दही करती? झांग नगुएन युएन ने अपना एक हाथ मेज पर टिकाया और बड़ी ही चालाकी से मुझे घूरने लगी। उसकी ये खतरनाक बातें सुनकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, क्योंकि ये पागल औरत सच में बहुत गहरी और पुरानी दुश्मनी पालकर बैठी है। और ये कड़वा सबक मैंने अपने उन 4 सालों के रिश्ते में बहुत ही अच्छी तरह से सीख लिया था कि इससे पंगा लेना भूल थी। इसलिए इस वक्त अपनी भलाई इसी में है कि मैं बिल्कुल चुप रहूं, ताकि उस नागिन को मेरे ऊपर वार करने का नया मौका ना मिले। उसने कॉफी के 2 घूंट पिए और महारानी की तरह मुझे हुक्म देते हुए बोली, कल सुबह तू मेरी गाड़ी चलाकर मुझे हवेली से लेने के लिए अपने समय पर आ जाना।
गाड़ी चलाते वक्त अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि अगर तूने मेरी गाड़ी पर एक खरोंच भी मारी तो तू इसकी कीमत अपनी पूरी जिंदगी में अपना जिस्म बेचकर भी कभी नहीं चुका सकेगा। ये सुनकर मेरा दिमाग दही हो गया और मेरी खोपड़ी सटक गई, इसलिए मैंने बिना किसी डर के उस चुड़ैल को तुरंत मना किया। बॉस झांग, आपकी ये महंगी गाड़ी देखकर ही मेरी खोपड़ी सटकी हुई है, इसे चलाने की मेरी कोई औकात नहीं है, इससे अच्छा आप अपने प्राइवेट वाले ड्राइवर को ही बुला लो। तभी अचानक से झांग वेन यूएन को जैसे कुछ याद आया और उसने तुरंत अपने बैग से कुछ पेपर्स बाहर निकाले और बोली, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें इसके बारे में बताना ही बिल्कुल भूल गई थी। एचआर वालों ने तुम्हारा ट्रांसफर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से निकालकर सीधे चेयरमैन के ऑफिस में कर दिया है और अब से तुम हमेशा के लिए सिर्फ मेरे खास पर्सनल असिस्टेंट और मेरे खुद के प्राइवेट ड्राइवर बनकर ही काम करोगे। मैंने अपना फोन चेक किया और साला सच में वहां पर उस नए ट्रांसफर वाले मैसेज का नोटिफिकेशन पहले से ही पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मेरा एकदम फ्यूज उड़ गया। मैंने झांग वेन यूएन को घूर कर देखा कि ये बंदी पक्का मुझसे अपनी कोई पुरानी पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है और अब तो मेरी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा रायता फैलने वाला है। ठीक है, अगर अब कोई और बात नहीं है तो सुन, मेरे खास असिस्टेंट होने के नाते तुझे बता दूं कि ये वाली कॉफी बिल्कुल भी एकदम कड़क और मेरे लेवल की नहीं है। जा और जाकर मेरे लिए एक और नई कॉफी बना। मैंने बिना कुछ बोले झांग वेन यूएन के हाथ से वो सारे ट्रांसफर वाले पेपर्स चुपचाप अपने हाथ में ले लिए। तभी अचानक मेरी नजर उस खास लाइन पर पड़ी जिसमें मेरी सैलरी बढ़ने की बात साफ लिखी थी और उसे देखते ही मेरा वो सारा गुस्सा एकदम से शांत होकर पूरी तरह से हवा में उड़ गया। चलो ठीक है, मैं ये सारा लोचा सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही कर लूंगा। मैंने खुद से एक बढ़िया कॉफी बनाई और फिर एक ऐप का यूज करके बाहर से भी ऑर्डर कर दी, आसपास की हर एक दुकान से, और फिर छुट्टी होने से ठीक पहले मैं पूरे 20 कप कॉफी लेकर सीधा झांग वेन यूएन के ऑफिस के अंदर पूरे स्वैग में घुसी गया। मेरे मुंह में डिलीवरी वाला बैग भी दबा हुआ था और उस वक्त मेरी हालत देखकर मेरा पूरा पोपट लग रहा था, क्योंकि मैं सच में एकदम बेवकूफों जैसा दिख रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि वो अपनी हंसी को दबा सके, लेकिन उसकी आवाज एकदम हल्की सी लग रही थी जब उसने मेरी तरफ देखकर मुझे ये बात बोली, अब मेरा इसे पीने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं है, इसलिए तुम ये सारे के सारे कप वापस ले जाओ और खुद ही बैठकर अपना ये सारा रायता साफ करते रहो। अब छुट्टी का टाइम भी एकदम हो ही गया है, इसलिए मुझे अभी सीधा घर ले चलो। झांग वेन यूएन अपनी जगह से उठी और फुल टेंशन में खड़ी हो गई और उसने अपने बैग से अपनी कार की चाबी निकालकर सीधा मेरे हाथ में थमा दी। मैंने भी चुपचाप सारी कॉफी को नीचे टेबल पर रख ही दिया। भाई, मैंने आज थोड़ी पी रखी है, इसलिए मैं गाड़ी बिल्कुल नहीं चला सकता। डायरेक्टर झांग, आज आपको खुद ही ड्राइव करके घर जाना पड़ेगा, इतनी सुबह सुबह ही पीना ठीक नहीं है। झांग वेन यूएन ने अपनी आंखों को सिकोड़कर मुझे घूरते हुए देखा, क्योंकि उसकी सिक्स्थ सेंस उसे बता रही थी कि मैं उसे एकदम कोरा झूठ बोल रहा हूं आज। मैंने उसे कुछ भी बोलने का जरा सा भी मौका नहीं दिया और अपनी बात बोलते ही तुरंत ऑफिस से कल्टी मार ली, क्योंकि मेरी शिफ्ट अब खत्म होने ही वाली थी। भाई लोग, छुट्टी होते ही मैं एकदम हवा की तरह नीचे भागा, जहां मुझे वही कतई जहर लड़की मिल गई जिससे मेरे दोस्त ने मिलवाया था आज। अरे चेनबो, क्या तगड़ा इत्तेफाक है। चलो आज मैं तुम्हें डिनर कराती हूँ। तुजू जियो युआन मेरे दोस्त की दोस्त है और वो भी बिल्कुल इसी सेम बिल्डिंग में ही अपना काम काज करती रहती है। उस दोस्त को लगता था कि मेरे तलाक को 4 साल हो चुके हैं, तो अब मुझे कोई नई बंदी पटा लेनी चाहिए, इसलिए वो हम दोनों का टांका भिड़ाने के लिए फुल सेटिंग करने में लगा था। इससे पहले कि मैं उसे मना करता, वो तुरंत मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, पिछली बार मैं पैसे भूल गई थी तो तुमने दिए थे, चलो आज मैं अपना वो सारा कर्ज चुका दूं। मैंने भी थोड़ा सोचा और उसे मना नहीं किया। फिर हम कंपनी के पास वाले एक बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकी गए। आज तो वो दोस्त हमारा टाका भिड़ाने की पूरी सेटिंग में लगा था और इससे पहले कि मैं साफ मना करता, वो लड़की तुरंत मेरे बिल्कुल सामने आकर एकदम पूरी तरह से खड़ी हो गई थी। पिछली बार जब मैं पैसे भूल गई थी तो तुमने ही मेरे पैसे भरे थे, इसलिए चलो आज मैं तुम्हारा वो पुराना वाला सारा कर्ज वापस चुका दूं। मैंने भी ज्यादा लोड नहीं लिया और उसे मना नहीं किया। फिर हम दोनों कंपनी के पास वाले ही एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में साथ बैठकर खाना खाने के लिए रुक गए। तुजू जियो युआन सच में काफी खूबसूरत और एकदम कड़क वाइब वाली क्यूट सी बंदी थी मेरी एक्स वाइफ के उस ठंडे बर्फीले और एकदम सड़े हुए एटीट्यूड से, तो वो पूरे लाख गुना ज्यादा फ्रेंडली और चिल बंदी थी यार। उसका नाम गुएन यूएन जैसा गर्म नहीं होना चाहिए था, बल्कि एकदम ठंडी बर्फ होना चाहिए था। पिछली बार वाले लोचे के लिए मुझे सच में दिल से माफ कर देना। मेरा फोन बंद हो गया था तो मैं तुम्हें बेशर्मों की तरह यहाँ खींच लाई। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा कि अरे कोई बात नहीं, सब चलता है, आखिर हम दोनों अच्छे दोस्त जो हैं। तेजू जियो युआन ने एकदम मुस्कुराते हुए मुझे मेनू पकड़ाया और वो बोली, बताओ तुम आज क्या खाओगे? आज की ये पूरी कड़क वाली पार्टी मेरी तरफ से ही है भाई। झांग गुएन यूएन के आने से मेरी भूख उड़ गई थी, लेकिन अब सच में पेट में चूहे कूद रहे थे, तो मैंने जल्दी से 2 बढ़िया डिश मंगवाई और वो मेनू वापस कर दिया। तेजू जियो युआन ने भी 2 डिश ऑर्डर कर दी और फिर हम एकदम चिल होकर आराम से गप्पे मारने लगे थे। तभी वो अचानक बोली, चेनबो, क्या मेरा कोई चांस है? मुझे लगता है कि तुम एकदम परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल हो। खाना खाते खाते बीच में ही तेजू जियो युआन ने अचानक से ये सवाल मुझसे पूछ लिया और बहुत ज्यादा शर्म के मारे उसके दोनों गाल एकदम लाल टमाटर हो गए थे। सच कहूं तो उस क्यूट सी बंदी को देखकर मेरा भी दिल खुश होकर गार्डन गार्डन हो गया था, क्योंकि वो एक छोटी सी और बहुत प्यारी वाइब वाली एकदम रापचिक अप्सरा थी। अगर जिंदगी में इतनी प्यारी बंदी अपनी बीवी बन जाए ना तो मजा आ जाए। तो कसम से घर का पूरा माहौल एकदम खुशियों से भरा हुआ और बहुत ही ज्यादा चिल वाला बन जाएगा हमेशा के लिए। मैं बस उसकी उस मीठी सी बात का जवाब देने ही वाला था कि अचानक हमारे पीछे वाला दरवाजा बहुत जोर से खुला और मुझे फर्श पर हाई हील्स की जानी पहचानी खौफनाक सी आवाज एकदम साफ सुनाई दी।
इससे पहले कि मैं अपना सिर घुमा पाता, भाई, मुझे पीछे से एक खौफनाक और गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। चेनबो, मेरी तो हवा ही टाइट हो गई और मैंने दरवाजे की तरफ मुड़कर चौंक कर देखा कि ये तो डायरेक्टर झांग है। ये झांग गुयेन यूएन अचानक से यहाँ क्या कर रही है? अचानक मेरी फटके हाथ में आ गई। मुझे बिल्कुल वैसा ही डर लगा जैसे वो अभी भी मेरी बीवी ही हो, और जैसे उसने मुझे सरेआम किसी और लड़की के साथ अकेले में मजे से प्राइवेट डिनर करते हुए एकदम रंगे हाथों ही पकड़ लिया हो। यार, मेरा दिल कह रहा था कि मैं उसे सब एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन जैसे ही मैंने सफाई देने के लिए मुंह खोला, अचानक से मेरी खोपड़ी सरकी। मैंने सोचा, व्हाट द हैक, ये क्या फालतू का सीन है? मेरा तो इस बंदी से पहले ही तलाक हो चुका है, तो मैं फट्टू क्यों बन रहा हूँ? तभी झांग गुयेन यूएन फुल स्वैग में सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी नजरें सीधा नीचे उसके उन हाई हील्स वाले जूतों पर टिकी थीं। अचानक मुझे वो जूते बहुत जाने पहचाने से लगे, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही जूते थे जो मैंने अपने पहले बोनस से खरीदे थे। भाई, मैंने वो लाल सोल वाले हील्स झांग गुयेन यूएन को देने के लिए लिए थे, जिनकी कीमत 7 या 8 हजार युआन तक थी। लेकिन झांग गुयेन यूएन को देखकर लगा कि उसे ऐसे हील्स पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगा कि शायद उसे जूते पसंद नहीं आए। फिर वो बोली, मुझे पार्टी में जाना है। तभी झांग गुयेन यूएन फुल स्वैग में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी नजरें सीधा नीचे उसके उन हाई हील्स वाले जूतों पर टिकी थीं। अचानक मुझे वो जूते बहुत ही ज्यादा जाने पहचाने से लगे, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही जूते थे जो मैंने अपने सबसे पहले वाले बोनस से उसके लिए खरीदे थे। भाई, मैंने वो एकदम कड़क लाल सॉइल वाले हील्स झांग गुयेन यूएन को देने के लिए लिए थे, जिनकी कीमत पूरे 7 या 8 हजार युआन तक की होती थी। यार, लेकिन उस टाइम पर झांग गुयेन यूएन को ऐसे हाई हील्स वाले जूते पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद उस बंदी को मेरे वो महंगे जूते कुछ खास पसंद नहीं आए थे। मुझे अभी एक बहुत बड़ी पार्टी में जाना है, इसलिए मुझे तुरंत वहां ले चलो। उसने एकदम खौफनाक और हुक्म चलाने वाले बॉस के तरीके से मुझे ये बात बोली थी। मैंने स्वैग में अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर चढ़ाया, जिससे मेरी घड़ी साफ दिख रही थी, और बोला, डायरेक्टर झांग, अभी मेरे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरे काम का टाइम बिल्कुल नहीं है। चेनबो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि बॉस के पर्सनल असिस्टेंट को काम खत्म होने के बाद छुट्टी या आराम का कोई भी हक है? उसने बहुत ठंडे दिमाग से बोला। उसके चेहरे पर आज भी वही पुराना घमंड और खतरनाक एटीट्यूड था, जिसे देखकर मेरा माथा ठनका। मेरी शक्ल पर इस वक्त लाचारी और बेबसी साफ नजर आ रही थी। मैंने सुजियो युआन की तरफ बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और माफी मांगने वाली नजरों से देखा और कहा, अगली बार पक्का। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर पाता, जियांग युआन अचानक मेरे एकदम करीब आई और उसने सीधे मेरे गाल पर एक जोरदार किस कर दिया। भाई, मैं इतना ज्यादा हैरान रह गया कि मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। फ्यूज उड़ा। मैं वहां पागलों की तरह सुन खड़ा था। तभी जियांग युआन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए उस रेस्टोरेंट से सीधा बाहर ले गई। मुझे अपने होश वापस लाने और इस झटके से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा वक्त लगा। एक ऐसी औरत जो सबके सामने हमेशा इतनी ठंडी और सख्त रहती थी, जिसने आज तक किसी भी इंसान के सामने अपना प्यार नहीं दिखाया अपने कॉलेज के जमाने की, वो सबसे हसीन अप्सरा आज भरे रेस्टोरेंट के बीचों बीच सरेआम मुझे इस तरह से किस कर रही थी। जियांग युआन, क्या तेरा दिमाग पूरी तरह से खिसक गया है? मैं किसी तरह रेस्टोरेंट के बाहर आने के बाद ही अपना तगड़ा रिएक्शन दे पाया। मेरे जैसे एकदम ढीठ और सख्त लौंडे के गाल भी अचानक से शर्म और गर्मी की वजह से लाल होकर तपने लगे थे। तभी जियांग युआन ने अपने एक हाथ से बहुत ही कसकर मेरा कॉलर पकड़ लिया। वो एकदम मेरे करीब आई और बहुत तीखे गुस्से वाले अंदाज में बोली, अपनी बॉस की बेइज्जती कर रहे हो, इस घटिया हरकत के लिए तुम पर 200 युआन का फाइन लगेगा। उसने मेरे हाथ पर अपनी बहुत ही मजबूत और तगड़ी पकड़ बनाए रखी और मुझे लगातार अपने साथ बुरी तरह खींचती रही। हम दोनों के उस बिल्डिंग की लिफ्ट के अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। लिफ्ट के अंदर की वाइब एकदम अजीब सी और बहुत भारी हो गई। मैंने सीधा पूछा, जियांग युआन, तुमने ये सब जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ही किया है ना? तलाक के बाद किसे पता था कि तुम्हारे अंदर मुझसे बदला लेने की आग और खुन्नस इतनी ज्यादा भयंकर होगी। फिर उसने एकदम शांति से अपना हाथ बढ़ाकर नीचे बेसमेंट वाला बटन दबा दिया। जियांग युआन फिर से अपने उसी पुराने ठंडे और एकदम घमंड वाले असली कातिलाना अवतार में वापस आ गई और बोली, वो औरत किसी भी एंगल से शादी करने के लायक तो बिल्कुल नहीं है नल्ले भाई। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए उस कचरे को तुम्हारी जिंदगी से साफ कर रही थी। इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है बे? तुम अब मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी एक खड़ूस बॉस हो, समझे ना? क्या तुम किसी समंदर किनारे रहती हो जो हर बात में इतना ज्यादा अपनी टांग अड़ाकर मेरा रायता फैला रही हो? मेरी ये कड़वी बात सुनते ही जियांग युआन ने अचानक से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। लिफ्ट के अंदर पहले से ही जगह बहुत ज्यादा कम थी और अपनी उन लंबी ऊंची हील्स में उसकी हाइट मुझसे बस आधी मुंडी ही छोटी लग रही थी। कतई जहर। वो आकर एकदम मेरी ठुड्डी के बिल्कुल नीचे खड़ी हो गई और मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं। मैं डर कर एक कदम पीछे की तरफ हटा। मैं दीवार से बुरी तरह सट गया था। जियांग युआन ने अपने घमंड के साथ मुझे धमकी दी कि वो चवन्नी छाप लड़की मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यार, तुम्हारे लिए किसी भी एंगल से सही नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि नया रिश्ता शुरू करना इतना आसान होता है? मेरी जान, ये कोई बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है भाई। वो खुद अभी तक पुरानी यादों से मूव ऑन नहीं कर पाई थी, तो फिर चेनबो सबसे पहले अपनी जिंदगी में आगे क्यों और कैसे बढ़ सकता है? उस वक्त तुमने अचानक से बिना सोचे समझे मुझसे तलाक मांग लिया था और फिर उस मनहूस डाइवोर्स से ठीक एक रात पहले ही हमारे बीच का माहौल इतना ज्यादा भयंकर गर्म हो गया कि गर्मी में वो छोटा सा छाता फट गया और एक नई जिंदगी बन गई। लेकिन उस कांड के बाद तुमने मेरी रत्ती भर भी परवाह नहीं की और मुझे भुला दिया। तुम मुझे इस पूरी भसड़ और गंदगी में एकदम अकेला सड़ने के लिए छोड़कर चली गई और अब तुम ऐसा नाटक कर रही हो जैसे हमारे बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं और मैं आराम से दूसरी औरतों के साथ डेट पर जाकर मजे मारूं। सपने देखना बंद करो। मुझे सच में अंदर से ऐसा लग रहा था कि जियांग युआन की खोपड़ी पूरी तरह से सटक गई है।
तुम खुद जाकर अपने उस अमीर और बड़े बचपन के दोस्त से शादी कर चुकी हो और अब यहाँ आकर मुझे किसी और से प्यार करने से रोक रही हो। कितनी चालाक। तुम इतनी ज्यादा मतलबी और खड़ूस बॉस कैसे हो सकती हो? प्रेसिडेंट जियांग, जो चीजें अब तुम्हारी नहीं रही उन पर अपना फालतू का हक और दबदबा जताने की तुम बिल्कुल भी कोशिश मत करो। तुम हर चीज को इतना ज्यादा कंट्रोल करने वाली पागल औरत क्यों बन रही हो? मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि मैंने शराब पी रखी है, इसलिए अपनी पार्टी में जाने के लिए कोई नया नल्ला ढूंढ लो। मैंने गुस्से में जियांग नुआन युआन को लिफ्ट से धक्के मारकर बाहर निकाला, खुद पहले फ्लोर का बटन दबाया और बिना पीछे मुड़कर देखे उस बड़े से ऑफिस बिल्डिंग के बाहर सीधे रास्ते पर निकलकर चलने लगा। मैं सबवे के दरवाजे तक गया और मैंने सिगरेट जलाकर अपने उस मनहूस डाइवोर्स के बारे में सोचना शुरू किया। मौसम उस वक्त भी आज की ही तरह भयंकर जमा देने वाला था, लेकिन मेरा टूटा हुआ दिल आज से भी बहुत ज्यादा सख्त पत्थर हो चुका था। तलाक के वक्त शायद जियांग नुआन युआन को इस बात का पूरा एहसास था कि वो अफेयर वाली भयंकर गलती उसी की थी और वही असली गुनहगार है, इसलिए उसने मुझसे कोई भी चीज नहीं मांगी और खाली हाथ वहां से चली गई। वो मुझे अकेला छोड़ गई और मेरे लिए $4.5 लाख के भारी कर्ज वाला एक बड़ा सा घर और साथ में पीछे सिर्फ $1 लाख से थोड़ी सी ज्यादा की मामूली सेविंग्स छोड़कर चली गई। जियांग नुआन युआन के परिवार का बैकग्राउंड हद से ज्यादा अमीर और पावरफुल था, लेकिन ये कड़वी सच्चाई मुझे उससे शादी करने के बहुत बाद में जाकर पता चली। मेरा बटाधार हुआ। उससे पहले मैं हमेशा अपनी बेवकूफी में यही सोचता था कि उसका परिवार भी मेरे परिवार की तरह एकदम सीधा साधा और नॉर्मल है, जो बस खाते पीते घर के खुशहाल लोग हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हमारी शादी के पहले साल के दौरान जियांग नुआन युआन के बाप ने पीठ पीछे गंदा खेल खेला और मुझे जबरदस्ती डाइवोर्स देने के लिए बहुत खतरनाक धमकियां भी देनी शुरू कर दी थी। उस समय हमारा प्यार अपने सबसे भयंकर पीक पर था। मैं जवान था और मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी भी बाहरी दबाव या फालतू प्रेशर को खुद पर बिल्कुल हावी नहीं होने दूंगा भाई, जब तक कि मेरे माता पिता का हाईवे पर वो भयानक एक्सीडेंट नहीं हो गया। और अपनी लाख कोशिशों के बाद भी मैं जियांग नुआन युआन से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पाया था यार। अस्पताल के उस डरावने ऑपरेटिंग रूम के बाहर खड़े हुए अचानक मेरे फोन पर एक भद्दी वीडियो आई जिसमें जियांग नुआन युआन अपने बचपन के दोस्त के साथ नंगे बिस्तर पर थी। ये देखकर एकदम साफ पता चल रहा था कि उन दोनों ने अभी अभी अपना गंदा गेम बजा दिया है। जमीन पर यूज किए हुए कुछ प्रोटेक्शन बिखरे पड़े थे, जबकि उसी वक्त मेरे माता पिता मौत और सर्जरी के बीच तड़प रहे थे। मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ बिस्तर गर्म कर रही थी। कोई भी इंसान इतना बड़ा भयंकर धोखा कैसे बर्दाश्त कर सकता है यार। इसलिए जब जियांग नुआन युआन घर लौटी तो मैंने उससे सीधा पूछा कि वो इतनी रात तक आखिर कहाँ थी, जब उसने अपनी बिजनेस ट्रिप पर होने का बहुत गंदा सफेद झूठ बोला और कहा कि फोन बंद था। तो मुझसे यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसी वक्त उस धोखेबाज से तुरंत डाइवोर्स मांग लिया। मेरी नस फटी और मैंने उसका सारा गेम बजा दिया। यहां तक कि जिस दिन हमको कोर्ट से डाइवोर्स का सर्टिफिकेट मिल रहा था तब जियांग नुआन युआन ने मुझसे आखिरी बार सब ठीक करने की भीख मांगी, लेकिन मैंने उसे एकदम पत्थर दिल बनकर ठुकरा दिया। बहुत बेरहमी से सब खत्म कर दिया। हालांकि इस बात को 4 साल बीत चुके हैं। हम तब अलग हुए जब हमारा प्यार अपने सबसे ऊंचे पीक पर था। इसी वजह से मैंने इन पूरे 4 सालों में किसी और नई बंदी को अपनी जिंदगी में लाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। लेकिन अभी अभी जियांग नुआन युआन ने जो मुझे किस किया था उसे सोचकर मेरा दिल आज भी पागलों की तरह बहुत जोरों से धड़क रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद को एक जोरदार तमाचा मारूं मुझे उस धोखेबाज औरत के लिए। अभी भी प्यार कैसे महसूस हो सकता है? मेरी जिंदगी सच में झंड है। अगले दिन मैं अपनी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे लेकर जैसे तैसे रोते हुए काम पर पहुंचा और जैसे ही मैं अपनी कुर्सी पर बैठा झांग वेई मेरे एकदम करीब खिसक कर आया और बोला, भाई अब ये तेरा वर्क स्टेशन या काम करने की जगह बिल्कुल नहीं है। तेरी नई पोजीशन अब सीधा सीईओ के आलिशान ऑफिस के अंदर पक्की हो चुकी है। उसने मुझे एक ऐसा खतरनाक लुक दिया जिसे देखकर साफ लग रहा था कि वो अंदर की सारी बातें बहुत अच्छे से जानता है कि कल रात आखिर क्या सीन हुआ था। क्या तूने ट्रांसफर और तगड़ा इंक्रीमेंट लेने के लिए बॉस पर कोई घटिया सा काला जादू या सस्ती ट्रिक लगाई? इंक्रीमेंट की तो ऐसी की तैसी अगर तुझे चाहिए तो तू ही रख ले, ये पनौती जॉब। झांग वेई मुंह बनाकर बोला, काश मैं रख पाता। मैंने अपनी किस्मत को कोसा और अपना सारा सामान पैक किया और मरे हुए कदमों से सीईओ के ऑफिस चला गया। अब जबकि तुम यहाँ आ ही गए हो तो जरा असिस्टेंट वाले इन सारे कड़े नियमों को अच्छे से पढ़ लो ताकि कल रात जैसी फालतू गलतियों से पूरी तरह बचा जा सके। मैंने पेपर्स पे नजर डाली जिस पर लिखा था 24 घंटे ऑन ड्यूटी। भाई मैंने एक नॉर्मल कंपनी का एग्रीमेंट साइन किया था, अपनी आत्मा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं किया था। मेरी बात सुनकर जियांग नुआन युआन ने बहुत शान से अपनी फ्रेश कॉफी का एक छोटा सा सिप लिया और एकदम रिलैक्स होकर बहुत ज्यादा शांति से मुझे जवाब देते हुए बोली, इन दोनों बातों में कोई खास फर्क बिल्कुल भी नहीं है, तो अब बस चुपचाप अपना काम करो। सत्यानाश, ये औरत अमीर होकर खुद को बहुत बड़ी 30 मार खा समझने लगी है और सोचती है कि जो मर्जी आए कर सकती है। सीधा नियमों को जियांग नुआन युआन की मेज पर रौंद कर, ठीक है भाई, वैसे तो काम करने का आम समय 8 घंटे का होता है, पर अगर ये पूरा 24 घंटे का खेल है तो क्या इसके बदले मेरी कीमत भी उसी हिसाब से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए? जियांग नुआन युआन की शक्ल देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो मेरी पगार बढ़ाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। वो बोली, अगर तुझे पगार को लेकर कोई भी लोचा लग रहा है तो जाकर एचआर से बात कर। तूने अभी तक पसीना बहाना शुरू भी नहीं किया है और अभी से ही तू मेरे सामने अपनी बड़ी बड़ी फरमाइशें रख रहा है। चेनबो, तो पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले तो मैं एकदम अंधी थी और तुझे बहुत बड़ा हीरा समझती थी। मुझे भनक भी नहीं थी कि मेरा पाला तुझ जैसे छटे हुए खिलाड़ी से पड़ेगा। ओह क्रैप, कसम से मैं इतना भी बड़ा ढक्कन नहीं हूं कि ये सारी बातें सीधे उसके मुंह पर जाकर बोल दूं और खुद का ही बड़ा पोपट करवा लूं। जियांग नुआन युआन ने अपना थोड़ा सा माथा ठनका कर कहा, क्या भनक नहीं थी? मैंने बात घुमाकर कहा, कुछ भी नहीं। अगर बॉस जियांग को किसी की कोई खास मदद चाहिए तो एचआर वाले तेरे लिए
किसी तगड़े प्रोफेशनल बंदे को काम पे रख सकते हैं, मुझे इस सब का कोई भी तजुर्बा नहीं है और मैं ये काम एकदम कचरा करके रख दूंगा। जियांग नुआन युआन ने बहुत ही ठंडी और खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, क्या तूने पहले ये सारा काम एक नंबर नहीं किया था? ये तो बस तेरे उस पुराने वाले काम की वापसी है। तो तू भला इसमें इतना बुरा कैसे हो सकता है? वो चुड़ैल सीधा उस समय का ताना मार रही थी जब मैं उसके पीछे पागल था और उसकी हर एक छोटी बड़ी जरूरत का पूरा ख्याल रखता था। पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। तब मैं प्यार में लट्टू होकर खुशी खुशी सब करता था, पर अब मेरा ये सब करने का कोई मन नहीं है। ये फैसला करने वाला तू कोई भी नहीं होता। मैंने बोला, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा और किस्सा खत्म। क्या तू मुझे सच में इस कंपनी से जंजीरों में बांध कर रख सकती है? जियांग नुआन युआन, मेरी तरफ से तेरी सेवा पूरी तरह खत्म। मैंने अपना फोन निकाला और सीधा जियांग नुआन युआन के सामने मैंने इस्तीफा वाले बटन पर अपना अंगूठा दबा दिया और बस 1 सेकंड के बाद ही जियांग नुआन युआन के फोन की स्क्रीन एक नए मैसेज की एकदम तेज आवाज के साथ अचानक से पूरी तरह चमक उठी। वो सीधा मेरा काम छोड़ने का नोटिस था। जियांग नुआन युआन को मेरे इस खतरनाक गुस्से का पहले से ही पूरा अंदाजा था और वो अच्छे से जानती थी कि मैं तुरंत काम छोड़ने का ही रास्ता चुनूंगा। इससे पहले कि मैं उस दफ्तर से बाहर निकल पाता, उसने मेरा रास्ता रोक लिया, अपना फोन खोला और उसमें बड़ी ही चालाकी से किसी जरूरी फाइल को खोजने लगी। जरा इस काम को गुप्त रखने वाले कागज पर अपनी एक नजर डाल। मैंने थोड़े शक के साथ उस फाइल को खोला और जब मैंने अंदर लिखी शर्तें पढ़ी तो मेरे तो सच में तोते उड़ गए। जियांग नुआन युआन जैसी इस खौफनाक खूबसूरत अप्सरा को देखकर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ कोई इतनी ज्यादा घटिया और नीच चाल चलकर मुझे बहुत बड़ा चूना लगा देगी। ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही पूरी तैयारी करके बैठी थी ताकि मुझे जी भर के तड़पा सके। मैं बहुत देर तक उस चुड़ैल को एकदम गुस्से से घूरता रहा और आखिरकार अपने दांत पीसते हुए उसे गालियां देने लगा। तूने 4 साल पहले ही मेरे साथ बहुत बड़ा गेम बजा दिया था। जियांग नुआन युआन मुस्कुराई और दरवाजे के पास एकदम दूर हटकर चली गई। वो अपनी कुर्सी की तरफ मुड़ी और पूरे घमंड में अपनी टांग पर टांग रखकर बैठ गई और मुझे ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। मेरा सच में मन कर रहा था कि भाग कर जाऊं और जियांग नुआन युआन को उसी सोफे पर दबोचकर उसे वहीं पर उसकी इस नीच हरकत की एक सबसे खौफनाक और भयानक सजा दे डालूं। उसके इस घमंडी चेहरे को देखकर मेरे अंदर गुस्से से बवाल मच रहा था। मैं सीधा चलकर जियांग नुआन युआन के पास गया और उसका हाथ बहुत ही जोर से पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए उस डायन से कड़क आवाज में पूछा, क्या तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है? वो बोली, हाँ एकदम सही पकड़े हो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर ही किया है। जियांग नुआन युआन 1 सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटी। 4 साल पहले उसे गर्भवती करने के उस बहुत बड़े कांड और फिर बिना किसी ठोस वजह के उससे तलाक मांगने के सामने ये छोटा सा बदला लेना भला कौन सी बड़ी बात थी? चेनबो, मैं तुझे सच में खून के आंसू रुला दूंगी और तू मेरे सामने रोते हुए बस मेरी माफी की भीख मांगेगा। मैंने कहा, क्या लोचा है? जियांग नुआन युआन ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर मुझे लेकर किसी भी तरह के खौफ का कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा था। मैं अचानक से उसकी तरफ बहुत ज्यादा करीब झुक गया जिससे जियांग नुआन युआन के दिल की धड़कन तुरंत ही बहुत ज्यादा तेज हो गई। उसने अपने आप ही एक मस्तानी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, ओपा। और जैसे ही उसने ये बोला उसने जल्दी से अपने मुंह को ढक लिया। पहले जब हम बिस्तर पर मजे लेते थे तभी वो डायन मुझे इस नाम से पुकारती थी, तो अब उसके मुंह से ये बात फिसलने का साफ मतलब था कि उसके दिमाग में पक्का कोई गंदा सीन चल रहा था। इतने सालों बाद प्यार का वो पुराना शब्द सुनकर मेरा फ्यूज उड़ा और मैं एक पल के लिए सुन पड़ गया, लेकिन 1 सेकंड बाद ही मैंने खुद को संभाला। उसका हाथ छोड़ने के बाद मैं तुरंत वहां से घूमा और बिना पीछे मुड़े उस दफ्तर से बाहर निकल गया। जियांग नुआन युआन पक्का ये सब कुछ जानबूझकर ही कर रही थी। उस वक्त जब हम दोनों बिस्तर पर लेटकर एक दूसरे की गर्मी लेते थे तो वो खुद को मुझे उस नाम से बुलाने से रोक नहीं पाती थी। दफ्तर में मुझे ऐसा बुलाना सरेआम पंगा लेने वाली बात थी। अब वो बॉस है और मैं उसके अंगूठे के नीचे दबा बस एक आम नौकर हूं। वो इस बात का इस्तेमाल करके सरेआम मेरी बेइज्जती करना चाहती थी। कसम से ये औरत एकदम कचरा है और सच में बहुत ही ज्यादा घिनौनी और जाहिल है। मेरे फोन में झंझनाहट हुई। मैंने उसे जांचने के लिए बाहर निकाला तो देखा कि मेरा इस्तीफा रद्द हो चुका था। ठीक उसके बाद ही जियांग नुआन युआन की सेक्रेटरी मेरे पास चाबियां लेकर आई और बोली कि बॉस जियांग चाहती हैं कि आप अभी इस पते पर जाकर उनके लिए वो रात वाली खास ड्रेस लेकर आएं जो उन्हें आज रात की इस पार्टी में पहनकर अपना एकदम कड़क भौकाल सेट करना है। उस सेक्रेटरी ने मेरे हाथ में एक पता थमाया, गाड़ी की चाबियां मेरी हथेली पर रखी और फिर शांति से वापस अपनी मेज पर लौट गई। जियांग नुआन युआन ने कल जिस पार्टी का जिक्र किया था वो तो बस एक फालतू का बहाना था। आज रात को ही असली बवाल और तबाही मचने वाली थी। मुझे पता था कि वो कल मेरी डेट का सत्यानाश कर रही थी। भले ही हमारा तलाक हो चुका है, पर क्या अभी भी मुझे लेकर उसकी ये इतनी गंदी जलन इतनी खतरनाक है? मैंने मजबूरी में अपनी एक ठंडी आह भरी और जियांग नुआन युआन की गाड़ी खोजने के लिए नीचे गैरेज में चला गया। किसने सोचा था कि जियांग नुआन युआन मेरे साथ ऐसा घटिया गेम खेलेगी कि वो मेरा तबादला अपने निजी सहायक के रूप में कर देगी। इस पद की शर्तों में साफ लिखा है कि इस काम की गंभीरता और कंपनी के सबसे खुफिया कागजों तक मेरी सीधी पहुंच होने के ही कारण मैं अगले 3 सालों तक इससे जुड़े किसी भी दूसरे क्षेत्र में काम नहीं कर सकता हूं। ये तो मेरा सीधा सीधा बड़ा नुकसान है। पढ़ाई खत्म करने के तुरंत बाद ही मुझे अपनी लाइन बदलनी पड़ रही है। मुझे शायद एक छोटे से इंटर्न के रूप में अपनी एकदम नई शुरुआत करनी पड़ेगी। सिर्फ रोकड़े की खातिर मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, भले ही अंदर से मैं गुस्से में बुरी तरह से जल भून रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने जियांग नुआन युआन की उस गाड़ी को देखा मेरा सारा गुस्सा पल भर में हवा हो गया। ये वही लाल फरारी थी जिसके बारे में मैंने उसे अपने कॉलेज के दिनों में बताया था कि बहुत सारा पैसा कमाने के बाद मैं इसे पक्का खरीदूंगा।
उस गाड़ी की ड्राइवर सीट पे बैठकर मैंने उसे ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से देखा कि अंदर से वो कितनी ज्यादा कड़क लग रही थी। जैसे ही मेरे हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को छुआ तो मेरे अंदर एकदम जबरदस्त वाला करंट दौड़ा और मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैंने रेस दी और उस इंजन ने बिल्कुल वैसी ही खतरनाक दहाड़ मारी जैसी मैंने अपने ख्यालों में सोची थी। लेकिन एक ही सेकंड बाद मुझे अचानक याद आया। मुझे झांग वेन की वो पुरानी खौफनाक चेतावनी याद आ गई। अगर मैंने उस महंगी गाड़ी को जरा सी भी खरोंच मारी तो मेरा दिवाला निकल जाएगा, सारा खर्चा मुझे खुद ही भरना पड़ेगा। ये बात सोचते ही मेरी हवा टाइट हो गई और मेरे चेहरे के भाव एकदम ठंडे पड़ गए। मैंने बहुत ज्यादा सावधानी से अपनी गाड़ी आगे को बढ़ाई। बहुत डर के साथ मैं आखिर में अपनी मंजिल पर पहुंच गया और जैसे ही मैंने कहा कि मैं वहां बॉस का काम करने आया हूं, वो गाउन लेने के लिए वहां अचानक 3-4 लोग दौड़कर आए और मुझे घेर लिया। वो लोग मुझे खींचकर एक कमरे के अंदर ले गए और मुझे जबरदस्ती अपने हिसाब से तैयार करने लगे। उन लोगों ने मेरे कपड़े बदलवाकर मेरे बालों को भी सेट कर दिया। जब तक मेरा दिमाग काम करता तब तक उन्होंने मेरा पूरा का पूरा हुलिया ही बदलकर एकदम बवाल बना दिया था। मैंने एकदम महंगे दर्जे का कड़क सूट पहना हुआ था और बालों को भी तगड़े तरीके से सेट किया गया था। शीशे में देखकर मुझे अपना ही चेहरा एकदम अजनबी और बहुत खतरनाक लग रहा था। जो थका हुआ इंसान अंदर गया था वो अब बाहर आकर एकदम चमक रहा था। वो कहते हैं ना कि अच्छे कपड़ों से इंसान की पर्सनालिटी बदल जाती है, लेकिन मुझमें भी तो अपना एक अलग ही स्वैग था ना मेरे भाई। थोड़ी सी ग्रूमिंग के बाद मैं किसी रापचिक मूवी स्टार जैसा लग रहा था और वो स्टाइलिस्ट भी मेरे इस कातिलाना लुक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर उसने मुझे वो गाउन और गहने पकड़ा दिए जो बॉस झांग को चाहिए थे। उस ड्रेस और गहनों की कुल कीमत 30 लाख युआन थी। ये सुनकर सच में मेरी आंखें फटी रह गईं यार। उसने मुझे एकदम सीरियस होकर चेतावनी दी और बोला कि ध्यान रखना, इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। अचानक मेरे हाथों में रखी वो चीजें मुझे बहुत भारी लगने लगी, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो मेरी वाट लग जाएगी ना मेरे भाई। झांग वेन खुद पर लाखों के कपड़े उड़ाकर सच में बहुत मेहरबान हो रही है। मैंने उन्हें बहुत ही ज्यादा सावधानी से पकड़ा क्योंकि वो इतनी महंगी चीजें थी कि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता था यार। मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि अगर मैंने इन्हें बर्बाद कर दिया तो क्या वो चुड़ैल इसकी भरपाई के लिए मुझे ही बाजार में ले जाकर बेच देगी क्या। वापस आते समय रेड लाइट पर रुकने के बाद मैंने उस डब्बे को देखा और अचानक सोचने लगा कि आखिर ये सब ड्रामा क्या है। वो इस पार्टी को इतना ज्यादा सीरियस होकर क्यों ले रही है यार, बताओ। क्या वो आज किसी के साथ अपनी सगाई करने वाली है या फिर ये सब सिर्फ मुझे सरेआम बेइज्जत करके मेरा तमाशा बनाने के लिए किया जा रहा है। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। गैराज में गाड़ी खड़ी करने के बाद मैं उस डब्बे को लेकर सीधा झांग वेन के ऑफिस में घुस गया। अंदर उसकी सेक्रेटरी उसे साइन करने के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिखा रही थी। उसने पूछा, क्या लीगल टीम ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से चेक कर लिया है ना? इसमें कोई लूप होल या कोई फालतू का लोचा तो नहीं है जिसकी वजह से बाद में हमारी वोट लगे। सेक्रेटरी बोली, प्रेसिडेंट झांग, हमने सब कुछ चेक कर लिया है, आपको बस यहाँ पर अपने साइन करने हैं। उसने ऐसा बोलते हुए आखिरी पन्ने पर साइन करने वाली जगह की तरफ इशारा किया। झांग वेन ने उसे एकदम जल्दी से पढ़ा और नीचे अपना नाम लिखकर साइन कर दिया। लूपहोल की बात सुनकर मुझे अचानक से याद आया कि कैसे इस बंदी ने मुझे याद आया कि कैसे झांग वेन ने मेरे उस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने के नाम पर एकदम चालाकी से मेरे लिए एक जाल बिछाकर मुझे बुरी तरह से फंसा दिया था बे यार। उसमें यह फालतू की शर्त डाली गई थी कि कंपनी जब चाहे मेरा ट्रांसफर कर सकती है। कसम से झांग वेन एक नंबर की चालू और खतरनाक चुड़ैल है जो किसी का भी गेम बजा सकती है मेरे भाई। जो औरत जितनी ज्यादा खूबसूरत और कतई जहर दिखती है वो उतनी ही बड़ी आफत होती है। ये बात हर दिन मेरे लिए एकदम 100% सच साबित होती जा रही है। अब तो यार मैंने जाकर कहा, प्रेसिडेंट झांग, आपको जो भी सामान चाहिए था वो मैं एकदम सेफ लेकर आ गया हूं। और ऐसा बोलकर मैंने वो सारा कीमती सामान उसकी टेबल पर रख दिया था। भाई जैसे ही मैं वहां से कल्टी मारकर बाहर अपनी डेस्क की तरफ जाने लगा तभी झांग वेन ने पीछे से आवाज दी और रुकने को कहा। मैं वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा था। मेरे भाई, मैंने पूरे रास्ते इन चीजों पर अपनी बात जैसी नजर रखी थी और इन्हें किसी ने छुआ तक नहीं। मैंने तो इन्हें सीट बेल्ट भी लगाई थी, तो अब ये किसी भी नुकसान के लिए मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती। वैसे भी सेफ साइड रहने के लिए मैंने इन्हें लेने से पहले एक तगड़ा वीडियो बना लिया था और अंदर आने से पहले मैंने इन्हें अच्छे से चेक भी किया था यार। ये चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मुझे उस स्टाइलिस्ट ने दी थी, इसलिए अब झांग वेन इसमें कोई भी कमी निकालकर मुझे डांटने का कोई बहाना नहीं ढूंढ सकती है मेरे भाई लोग। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीना तानकर उसके सामने गया और ये देखने का वेट कर रहा था कि वो अब क्या नया बवाल करेगी। उसने कहा, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये सूट तुम पर एकदम कड़क लग रहा है। आज रात की पार्टी के लिए तुम मेरे पार्टनर बनकर वहां पर चलोगे। इस काम के पैसे तुम्हारी सैलरी में बोनस की तरह जुड़ जाएंगे। ये देखकर मैं हैरान था कि वो मेरी क्लास लगाने की बजाय मुझसे प्यार से बोली। और तो और वो मेरे इस रापचिक लुक की तारीफ भी कर रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, झांग वेन की सेक्रेटरी भी मुझे घूरकर ऐसे देख रही थी जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। मेरे बैठते ही उसने कंपनी के ऐप पर मुझे एक नया मैसेज भेज दिया। उसने अपने मैसेज में लिखा था कि ये बाल और ये सूट तुम पर एकदम कड़क लग रहे हैं। कसम से तुम आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो मेरे भाई। मैं अंदर ही अंदर खुश होकर फूल कर कुप्पा हो रहा था और अपनी स्माइल नहीं रोक पा रहा था। छुट्टी के टाइम तक झांग वेन भी अपने कपड़े बदलकर बाहर की तरफ आ गई थी। उसने आज रोज के मुकाबले थोड़ा हैवी मेकअप किया हुआ था, जिसकी वजह से वो एकदम कतई जहर और बवाल लग रही थी। एकदम जन्नत के टुकड़े जैसी ही खूबसूरत लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि किसी के लिए भी एक खतरनाक आफत बन सकती थी। वो अपनी हाई हील्स पहनकर एकदम स्वैग में चलते हुए आई और उसने अपने लंबे बालों का एक जुड़ा बना रखा था
जो प्यारा लग रहा था। उसका गोरा और खूबसूरत स्नो व्हाइट जैसा गला साफ दिख रहा था। हीरे का चमकता हुआ हार उसकी एकदम शीशे जैसी साफ और दमकती हुई त्वचा को निखार रहा था यार। उस वाइन रेड कलर की ड्रेस ने उसके फिगर को एकदम परफेक्ट तरीके से कसा हुआ था, जिससे उसके कातिलाना कर्व्स साफ दिख रहे थे। झांग गुयेन स्वैग में चलते हुए मेरे पास तक आ गई। उसने मुझे देखकर एक कमीनी सी स्माइल दी और बोली कि चेनबो, क्या तुम्हारा मुझे घूरना खत्म हो गया है? अगर हाँ तो अब जाकर लिफ्ट का बटन दबाओ, वरना हमें इस पार्टी में पहुंचने में बहुत लेट हो जाएगा यार। लिफ्ट में एक साथ खड़े होते हुए झांग गुयेन ने अपनी तिरछी नजरों से एकदम चुपके से मेरी तरफ देखा। उसका ये लुक देखकर कोई भी सख्त लौंडा पिघल ही जाएगा बे। उसके लाल होठों पर एक बहुत ही प्यारी और कातिलाना स्माइल खेल रही थी। तभी उसने अपने उसी पुराने अंदाज में मुझे आवाज लगाई और एकदम मजे लेते हुए प्यार से कहा, चेनबो यार, क्या तुमने इन पिछले कुछ सालों में अपनी हवस मिटाने के लिए कोई नई बंदी नहीं ढूंढी क्या यार? मैंने भी चौड़ में कहा, प्रेसिडेंट झांग, आप ऐसी फालतू की बात मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपका यहाँ असली सीन क्या है बे? मुझे कोई नई लड़की मिली है या नहीं? मुझे लगता है कि इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी ये बात सुनते ही झांग गुयेन अचानक खिसक कर एकदम मेरे बहुत करीब आ गई थी मेरे भाई। उसके इतने करीब आते ही मेरी तो हवा टाइट हो गई। उसकी ड्रेस का नेकलाइन काफी डीप था और क्योंकि मेरी हाइट उससे बहुत ज्यादा लंबी थी तो मेरे लिए ये बवाल बन गया। उस एंगल से मैं उसके सीने की हलचल को एकदम साफ तरीके से देख पा रहा था। मेरी सिटी पिट्टी गुम हो गई। मैंने थूक गटका और मेरा दिमाग हमारे उन पुराने 4 सालों की यादों में खो गया, जब हम पुराने वाले किराए के कमरे में एक साथ अपनी जवानी के मजे लेते थे। झांग गुयेन के साथ बिताए गए वो हसीन पल याद आ गए। अगर मैंने खुद को इतने लंबे समय तक रोका ना होता तो मेरी हालत इस तरह से बिल्कुल भी खराब नहीं होती। उसकी उन कातिलाना नजरों का पीछा करते हुए मुझे समझ में आ गया कि असली लोचा क्या है। मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे अंदर का सख्त लौंडा पिघल रहा है और मेरा एक हिस्सा अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो रहा था। मैंने तुरंत खुद को पीछे खींचा और उसे अपने से दूर धक्का दे दिया था। तुम्हें इतनी परवाह क्यों है? ये बात साबित करती है कि मैं अभी भी काफी जवान हूँ। किसी अजीब वजह से मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरे गाल गर्मी से पूरी तरह तपने लगे हैं। जियांग गुयेन युएन को मैंने दूर धकेला, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने अपने हाथों से अपना मुंह छिपा लिया और मजे लेकर एकदम जोर से हंसने लग गई। भले ही हमारी उम्र एकदम बराबर है, लेकिन जियांग गुयेन युएन को हमेशा मेरे सामने एक बड़ी बहन की तरह बर्ताव करने में बहुत ज्यादा मजा आता है और कुछ खास पलों में वो मुझे हमेशा प्यार से अप्पा बुलाती थी। उसी बीच हमारी लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे बेसमेंट की तरफ गई और हम वहां पहुंच गए। जैसे ही जियांग गुयेन युएन मेरे बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठी, उसने अचानक अपने महंगे बैग से एक ब्रोच निकाला और मेरी छाती पर उसे लगाने के लिए मेरी तरफ बहुत ज्यादा करीब झुक गई। उसकी परफ्यूम की बहुत मीठी महक मेरी नाक के चारों तरफ मंडराने लगी और मैंने उसे देखने से बचने के लिए तुरंत अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया ताकि मैं इग्नोर करूं। प्रेसिडेंट जांग, कृपया शांति से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। उसने मुझसे कहा कि ये शानदार ब्रोच पर लगे हुए सारे के सारे रत्न एकदम असली हैं, तो तुम अच्छे से याद रखना कि पार्टी खत्म होने के बाद इसे मुझे एकदम सही सलामत वापस लौटा देना। और ये खास चीज भी, उसने अपने बैग से एक शानदार डिब्बा बाहर निकाला। उस डिब्बे के अंदर एक हद से ज्यादा महंगी और शानदार घड़ी रखी हुई थी। जियांग गुयेन युएन ने बहुत ही प्यार से उस घड़ी का पट्टा खोला और उसे धीरे से मेरी कलाई पर मजबूती से बांध दी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही इस चीज के लिए मना कर दिया। अगर ये टूट गई तो जियांग गुयेन युएन जैसी चालू औरत पक्का इसे एक घटिया बहाने की तरह इस्तेमाल करेगी, ताकि वो मुझसे मेरी पूरी जिंदगी एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करवा सके। प्रेसिडेंट जियांग, आप अपनी इस महंगी चीज को अपनी किसी जवान और खूबसूरत पायलट के लिए बचाकर रख सकती हैं। अगर गलती से भी मैंने इस पर कोई खरोच लगा दी तो मैं इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। वो जोर से हंसी। लेकिन मैं इसे अपने जवान पायलट को ही तो दे रही हूं ना। अभी इस वक्त तुम ही मेरे साथ यहाँ आए हो। इन चीजों के बिना तुम सिर्फ मेरी बेइज्जती करवाओगे। अगर ये गलती से टूट भी जाती है तो तुम्हें मुझे इसके पैसे वापस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब मैंने जियांग गुयेन युएन को खुद के लिए जवान पायलट वाला शब्द कहते हुए सुना तो मैं अचानक से इतना हैरान हुआ कि मेरे मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकला। जियांग गुयेन युएन अब अमीर है। वो पहले बहुत ठंडी और खड़ूस हुआ करती थी, लेकिन अब उसने आदमियों को अपने जाल में फंसाने के लिए ऐसी मीठी मीठी बातें करना सीख लिया है। उसने पिछले 4 सालों में पक्का न जाने कितने ही नल्ले आदमियों के साथ मजे मारे होंगे, वरना इस तरह की चिकनी चुपड़ी और फ्लर्ट करने वाली बातें उसके मुंह से इतनी ज्यादा आसानी से कभी नहीं निकलती। सिर्फ मैं अकेला बेवकूफ हूँ जो धोखा खाने के बाद पूरे 4 साल से तड़प रहा हूँ और मैं अभी तक उस घटिया पुराने सदमे से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाया। उसने न सिर्फ अपने बचपन के दोस्त के साथ शादी की, बल्कि वो अब भी दूसरों के साथ अपना गंदा गेम बजा रही है। जियांग गुयेन युएन, ऐसा लग रहा है कि यही तुम्हारी असली और घटिया सच्चाई है। ये सोचकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि मेरा कट गया। मैंने बहुत ही उखड़े हुए मन से जवाब दिया, ठीक है, पार्टी खत्म होने के बाद वो ये सारी महंगी चीजें प्रेसिडेंट जियांग को एकदम सही सलामत वापस लौटा देंगे गुरु। उसके रुतबे वाले लोग दिखावे की बहुत परवाह करते हैं, इसलिए मुझे ये सारी महंगी चीजें देना सिर्फ अपनी इज्जत बचाने का एक बहुत ही चालू और सस्ता तरीका था। जियांग गुयेन युएन बहुत ही ज्यादा संतुष्टि के साथ मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि यह छोटा पिल्ला पूरे 4 साल बीत जाने के बाद अब पहले से बहुत ज्यादा जिद्दी और ढीठ बन चुका है। पहले मैं जब भी कोई मीठी बात कहती थी तो ये मुझे तुरंत कसकर गले लगा लेता था और कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देता था, लेकिन अब ये इतना कठोर हो गया है कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या ऐसा हो सकता है कि अब मैं पहले की तरह खूबसूरत और अट्रैक्टिव नहीं रही? जियांग गुयेन युएन को खुद पर शक हो रहा था। वो बोली, चेनबो, इस भारी ड्रेस की वजह से मुझे अपनी सीट बेल्ट बांधने में दिक्कत हो रही है, इसलिए जल्दी से मेरी मदद करो।
उसने ऊपर मेरी तरफ देखा और इंतजार करने लगी कि मैं उसकी मदद करूं। मैंने अपनी फूटी किस्मत मानी, अपनी खुद की सीट बेल्ट खोली और उसकी मदद करने के लिए उसके ऊपर झुक गया ताकि मैं उसकी सीट बेल्ट को अच्छे से बांध सकूं। इतने ज्यादा करीब होने की वजह से जियांग गुएन यूएन की गर्म सांसें सीधे मेरी गर्दन को बहुत हल्के से छू रही थीं। उस अजीब सी गुदगुदी वाले एहसास ने मेरे लिए उस पुरानी बात के बारे में सोचना काफी मुश्किल कर दिया था। जियांग गुएन यूएन ने चुपचाप सीधा मेरी तरफ देखा, मेरी उन आंखों में जो जानबूझकर उससे नजरें चुरा रही थीं, और फिर अचानक से उसने मुझसे पूछा, चेनबो, क्या तुमने इन पिछले 4 सालों में मुझे एक भी बार याद किया है? मैं तुम जैसी एक धोखेबाज और कचरा औरत को भला क्यों याद करूंगा? मैंने अपने मन ही मन में उसे बहुत ही बुरी तरह से गालियां दी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसे बिल्कुल भी याद ना करूं? उन अकेली रातों में मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता था। मुझे खुद अपनी इस लाचार हालत पर तरस आता था। उसने मुझे गंदा धोखा दिया था, लेकिन फिर भी मैं उसके शरीर का एकदम पागल दीवाना था। जियांग गुएन यूएन ने बहुत ही ज्यादा उकसाने वाले और मजे लेने वाले अंदाज में मुझसे ये बात कही, तुम्हारे बात करने के तरीके से साफ पता चलता है कि तुम अभी भी पुरानी यादों में हो। क्या तुम रात में मेरे बारे में सोचते हो? मेरा राज खुल गया था। मैंने खुद को बचाने के लिए गुस्से से उसे घूरा और कहा, प्रेसिडेंट जियांग, आप अपने दिमाग में कुछ ज्यादा ही फालतू सोच रही हैं। रात के समय मैं फालतू सोचने के बजाय छोटी फिल्में देखना ज्यादा पसंद करूंगा। कम से कम उनमें काम करने वाले लोग तुम्हारी तरह नखरे न दिखाकर ज्यादा अच्छे से साथ देते हैं। तुम्हारी तरह रोने और साथ खेलने से मना करने के बजाय वो मजे देती हैं। लेकिन तुम्हारी आज की दौलत देखकर मुझे यकीन है कि बहुत सारे जवान मेल मॉडल्स तुम्हारा पालतू कुत्ता बनने के लिए पक्का लाइन में लगे होंगे। उसने एकदम मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या तुम भी इसका स्वाद चखना चाहते हो या मुझे तुम्हें भी एक मौका देना चाहिए? मैंने बहुत ही ठंडे दिमाग से एक गहरी सांस बाहर छोड़ी। मैं उन नलों में से बिल्कुल नहीं हूं जो पुरानी घास चरने वापस जाते हैं। तो फिर इन पिछले 4 सालों में तुमने अपनी पर्सनल जरूरतों को अकेले कैसे पूरा किया है? क्या तुम आज भी अपने बाएं हाथ वाले भाई के भरोसे बैठे हो? मैंने कहा, प्रेसिडेंट जियांग, आप मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही अपनी टांग अड़ा रही हैं। मैं अब इस बेकार टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। ये मुझे ऐसा महसूस कराता है जैसे तुम मेरे मजे ले रही हो, और ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी एक्स बीवी होने के नाते मुझे बस ये सब जानने की थोड़ी सी खुजली थी। उसने आंख मारी और मेरे चेहरे पर बहुत प्यार से हल्की सी हवा फूंकी। मैं एकदम से पीछे हटा और तुरंत गुस्से में उसे कड़क जवाब दिया, मेरी शक्ल देखकर लगता है कि लड़कियां पटाना मेरे लिए मुश्किल है। क्या किसे पता कि पिछले 4 सालों में मैंने कितनी अलग अलग लड़कियों के साथ अपना गेम बजाया होगा? उन सब बवाल लड़कियों के मुकाबले तुम्हारे साथ मेरा वो पुराना एक्सपीरियंस एकदम साधारण और फीका था। बाहर की उन लड़कियों के पास मजे देने के बहुत ही ज्यादा तगड़े और खतरनाक ट्रिक्स होते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि पिछले 4 सालों में तुमने अपना पेट काफी अच्छे से भरा है। मैं वापस अपनी जगह सीधा बैठा और मैंने अपनी सीट बेल्ट बहुत आराम से बांध ली। जियांग गुएन यूएन मेरी तरफ मुड़ी और मुझे घूरने लगी, और अचानक से उसके अंदर मेरी तरफ झपट कर मुझे बहुत जोरों से किस करने की एक तेज तलब उठी। मैंने चाहे बाहर कितना भी खाया हो, लेकिन कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए तो दिन में 4 बार मजे करना भी बिल्कुल काफी नहीं होता था ना? मैंने उसे बहुत ही तीखा और चुभने वाला ताना मारा, लेकिन इतनी कड़वी बात सुनने के बाद भी जियांग गुएन यूएन को जरा सा भी गुस्सा बिल्कुल नहीं आया था, बल्कि इसके उल्टे उसने बहुत ही मजे और दिलचस्पी के साथ मेरी तरफ देखा और बोली, क्यों ना हम एक बार फिर से कोशिश करके देखें कि तुम मेरा पेट भर सकते हो। मुझे लगा कि जियांग गुएन यूएन सच में पूरी तरह पागल हो चुकी है, इसलिए मैंने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया। तभी अचानक से जियांग गुएन यूएन ने अपनी सीट बेल्ट खोली और खुद को मेरी बाहों में पूरी तरह गिरा दिया। उसने बहुत ही ज्यादा जोर से मेरी टाई को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और बहुत ही आक्रामक तरीके से मेरे होठों पर किस कर लिया। मेरा दिमाग तुरंत सुन पड़ गया कि भाई आखिर ये क्या भसड़ मच रही है मेरे साथ। जियांग गुएन यूएन सच में अपना पूरा दिमागी संतुलन खो चुकी है। उसने अचानक से मुझे इस तरह किस क्यों किया? आखिर उसकी इस पागलपन वाली हरकत का क्या मतलब है? मैं अंदर से इतना बुरी तरह घबरा गया था कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने हाथ पैर कहाँ रखूं। ठीक उसी पल जियांग गुएन यूएन ने बहुत ही चालाकी से अपने हाथ अंदर डाल दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कॉलेज के पुराने दिनों में करती थी, पहली बार स्कूल के उस बड़े स्टेडियम में, जब मैंने खुद आगे बढ़कर लीड ली थी और जियांग गुएन यूएन को बिल्कुल इसी तरह से किस किया था। उस पागल औरत ने मुझे 1 सेकंड के लिए भी सांस लेने का कोई मौका बिल्कुल नहीं दिया। मुझे किसी औरत को इस तरह करीब से किस किए हुए पूरे 4 साल बीत चुके हैं। मैं जियांग गुएन यूएन को खुद से दूर धकेलने से पहले कुछ सेकंड के लिए एकदम सुन पड़ गया। जियांग नुआन नुआन, आखिर तेरी इस नीच हरकत का क्या मतलब है? मैंने एकदम गुस्से में अपनी मुंह का कोना बहुत ही जोर से पहुंचा। मेरे होठों पर अभी भी उस चुड़ैल की लिपस्टिक का थोड़ा सा रंग लगा हुआ था, जिसे देखकर जियांग नुआन नुआन पूरे घमंड में मुस्कुराई और मजे लेने लगी। उसका हाथ मेरी पैंट पर रखा था और उसने अपना भौं ऊपर उठाकर मजे में कहा, तेरा मुंह भले ही ना बोल रहा हो, पर सच ये है कि तेरा जिस्म मेरे लिए पूरी ईमानदारी दिखा रहा है। मैंने एकदम गुस्से में अपने दांत पीसे, क्योंकि मेरे नीचे का वो हरामी छोटा भाई ऐसे नाजुक वक्त पर मेरे हुक्म को मानने से पूरी तरह से साफ इनकार कर रहा था। मैंने जियांग नुआन नुआन को पूरी तरह नजरअंदाज किया और फुर्ती से उसकी सीट बेल्ट बांधने के बाद मैंने तुरंत गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और उस पार्किंग गैरेज से अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार में बाहर निकालकर भगा ले गया। ठीक आधे घंटे के बाद हमारी गाड़ी उस बहुत बड़ी सी हवेली में जाकर रुकी जहां वो शानदार पार्टी चल रही थी, और जैसे ही जियांग नुआन नुआन वहां गाड़ी से बाहर निकली, हॉल में कदम रखते ही वहां मौजूद सारे लालची लोग तुरंत उसके चारों तरफ मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगे।
क्योंकि जियांग परिवार की विदेश में बहुत ही ज्यादा बड़ी और बेशुमार दौलत बुरी तरह फैली हुई थी। उड़ती खबर ये थी कि जियांग नुआन नुआन अब घरेलू कारोबार के फैलाव की असली मालकिन है और ये सारे मतलबी व्यापारी पैसे की महक सूंघते ही अपनी दुम हिलाते हुए एकदम कुत्तों की तरह दौड़ पड़े। उन सभी लुक्खों ने अपना होमवर्क अच्छे से किया था और वो जानते थे कि जियांग नुआन नुआन अभी पूरी तरह से अकेली है। अगर वो किसी तरह से उसकी नजरों में चढ़कर साझेदारी पक्की कर लेते तो उनकी पूरी जिंदगी के मजे एकदम अच्छे से सेट हो जाते। उनकी छोटी कंपनियां सीधे तौर पर ताकतवर जियांग परिवार के बड़े नाम और पैसे के भारी दम पर पूरी तरह से निर्भर हो सकती थी, ताकि वो आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर अपना बहुत बड़ा और तगड़ा दबदबा बना सकें। जियांग नुआन नुआन ने बहुत तमीज से अपना सिर हिलाकर उनकी बातों का जवाब दिया और मेरे साथ बांह फंसाकर उन सभी लोगों की तरफ देखकर बहुत प्यार से मुस्कुराई। उसने जाम छलकते हुए उन सारे लोगों की तरफ देखा और अपनी आंखों ही आंखों में मुझे ये एकदम साफ इशारा कर दिया कि मैं यहाँ कोई भी भारी पोपट करके उसे सरेआम बिल्कुल बेइज्जत न करूं। उसकी इस खोपड़ी सटका देने वाली हरकत को देखकर मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन जियांग नुआन नुआन ने पूरी ताकत लगाकर मेरी बाह को एकदम कसकर जकड़ रखा था। चलते वक्त मेरी बाह बार बार गलती से उसकी छाती की उन नरम वादियों से रगड़ खा रही थी और सच कहूं तो ये कातिलाना एहसास उस वक्त मेरे लिए किसी खौफनाक और मीठी सजा से बिल्कुल भी कम नहीं था। मैंने जोर लगाकर अपने बेकाबू दिमाग को किसी दूसरी फालतू चीज के बारे में सोचने के लिए पूरी तरह से मजबूर करने की कसम से बहुत ही भारी कोशिश की। मैं तो सच में अपने इस ठनके हुए माथे के अंदर गणित वाले पाई के उस फॉर्मूले की पूरी गिनती यानी 3.1415926 को एकदम पागलों की तरह रटने ही वाला था। लेकिन मेरी किस्मत की पनौती इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं जियांग नुआन नुआन के बदन से आने वाले उस कातिलाना परफ्यूम की नशीली खुशबू के बारे में अपने दिल को सोचने से किसी भी कीमत पर रोक ही नहीं पा रहा था। उस डायन की यह महक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पूरे 4 साल पहले हुआ करती थी, जिसने मुझे अपना एकदम दीवाना बना दिया था। जियांग नुआन नुआन को यह साफ समझ आ गया था कि मैं अपनी हवस को अब बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाऊंगा। वो पूरे मजे में मुस्कुराई और मुझे एक सोफे की तरफ खींचकर वहां बैठा दिया ताकि मैं वहां सरेआम खड़े होकर अपना तमाशा बनने से बच सकूं और अपनी बची खुची इज्जत को किसी तरह बचा लूं। हमारे वहां बैठते ही एकदम तेल से चिपचिपे और पीछे की तरफ कंघी किए हुए बालों वाले कुछ फालतू से छपरी लड़के उड़ते हुए हमारे पास चलकर आ ही गए। डायरेक्टर जियांग, क्या हम दोनों के बीच अच्छी जान पहचान होने का कोई भी चांस है? ये नल्ले शक्ल से मुझे थोड़े जाने पहचाने लग रहे थे। मैंने अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालकर सोचा। ये आजकल के कोई नए वायरल होने वाले जोकर लग रहे थे जो सिर्फ फालतू के टीवी शोज के दम पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और सच में इनके नाम पर कोई भी एक ढंग का अच्छा काम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ये फालतू का नाटक बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं लड़कों का जिस्म खरीदने वाले किसी सस्ते बाजार में खड़ा हूं। इस भसड़ का फायदा उठाकर मैं थोड़ी सी ताजी हवा खाने के लिए वहां से खिसक लिया। जैसे ही मैं अपने दिमाग का नशा उतारने के लिए वॉशरूम के अंदर जाकर मुंह पर ठंडा पानी मारने ही वाला था कि तभी वहां ये नया पंगा हुआ। जिस पल मैंने हाथ धोने के लिए उस नल को चालू किया, मैंने आईने में देखा कि 2 अनजान आदमी दरवाजे को बहुत ही ज्यादा जोर से धक्का देकर सीधे वॉशरूम के अंदर घुसते हुए मेरी ही तरफ आ रहे थे। मैंने बहुत ही ज्यादा फुर्ती से अपने कपड़ों को एकदम सही किया। उनमें से एक ने मुझसे सीधा पूछा, हाँ भाई, तेरा उस डायरेक्टर जियांग के साथ अंदर क्या चक्कर चल रहा है, मुझे सब बता। मैं तेरे मुंह से उसके बारे में कुछ बहुत ही खुफिया जानकारी उगलवाना चाहता हूं, जिसके बदले में तुझे तगड़ा रोकड़ा मिलेगा। ये पकड़ मेरा कार्ड, एकदम छपरी जैसे दिखने वाले उस अजीब से आदमी ने भौकाल में कहा। अगर उस आदमी के बात करने का तरीका थोड़ा सा भी आम लोगों जैसा नहीं होता तो मैं पक्का यही समझता कि वो साला छपरी मुझे यहाँ लाइन मारकर पटाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैंने बहुत ही ज्यादा शक के साथ उसे घूर कर देखा और फिर अपना सिर नीचे झुकाकर उस कार्ड को पढ़ा जिसमें फिक्सिंग फाइनेंस का CEO फू युआन झांग लिखा था। सच, मैंने अपनी जिंदगी में इसका नाम पहले कभी नहीं सुना था। पक्का ये कोई बहुत ही छोटी और फालतू सी कंपनी होगी। उसने पूछा, डायरेक्टर जियांग को किस तरह के मर्द सबसे ज्यादा पसंद आते हैं और वो किस जगह पर अपनी इतनी बड़ी सी इमारत के अंदर रहती है? वो आमतौर पर खाना खाने के लिए कहाँ जाती है? तू मुझे जितनी ज्यादा गहराई से ये सारी बातें अच्छे से बताएगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर टकराने का नाटक करके जियांग नुआन नुआन को पटाने का प्लान बना रहा है। मैंने भी पहले उसे पटाने के लिए बिल्कुल यही सारी सस्ती चालें चली थी। कॉलेज के दिनों में जियांग नुआन नुआन को पटाने के लिए वो उस वक्त सिर्फ 20 साल की भोली भाली लड़की थी जो मेरी बातों में बहुत ही आसानी से आ गई थी। लेकिन अब वो 28 साल की एक बहुत ही चालाक औरत बन चुकी है और शायद ही वो अब किसी की भी ऐसी सस्ती और घटिया चालों में दोबारा फंसकर अपना कटवाएगी, है ना? मुझे ऐसे चुपचाप देखकर फू युआन झांग ने दिमाग में ये सोच लिया कि मैं यहाँ सिर्फ पैसों की भारी रिश्वत मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। उसने अपना फोन निकाला और पूरे घमंड में मुझसे पूछा कि मुझे कितने 10,000 रुपए चाहिए। बात करते करते उसने जानबूझकर मुझे अपने बैंक खाते में पड़े करोड़ों रुपयों की वो भारी भरकम रकम बड़ी ही चालाकी से दिखा दी। पैसा मुझे माफ करना मेरे भाई, लेकिन मेरी कंपनी का सख्त नियम मुझे अपनी बॉस की निजी जिंदगी के राज खोलने से पूरी तरह रोकता है, वरना मुझ पर बहुत ही भारी जुर्माना लगेगा और मेरी वॉट लग जाएगी। $8 लाख? क्या ये इतनी बड़ी रकम 2 साल तक जेल की हवा खाने के लिए काफी नहीं है जो तू ऐसे मना कर रहा है? तूने पहले ही मेरी हैसियत के बारे में अच्छे से पता कर लिया था कि मैं कंपनी का सिर्फ एक मामूली और छोटा काम करने वाला नौकर हूँ, जिसकी पगार ज्यादा से ज्यादा सिर्फ $20,000 है, और वो भी तब जब बिक्री सबसे ज्यादा हो। $8 लाख मेरे लिए सालों की कड़ी मेहनत और पसीना बहाने से होने वाली कमाई की भरपाई करने के लिए काफी था। मैं वादा करता हूं कि तेरा राज बाहर नहीं आने दूंगा, इसलिए तू फिक्र मत कर।
मैंने जानबूझकर बहुत ही झूठी सी खांसी करने का एक छोटा नाटक किया और अपनी कलाई पर बंधी हुई उस महंगी घड़ी को एकदम भौकाल के साथ सीधा उसके सामने बहुत ही अच्छे से दिखा दिया। फू युआनझांग ने मेरी उस महंगी घड़ी को बस अपनी एक ही नजर में अच्छे से पहचान लिया और उसकी हवा टाइट हो गई। जो शानदार घड़ी मैंने उस वक्त पहन रखी थी वो एक लिमिटेड एडिशन थी, जिसे सिर्फ खरीदने के लिए ही किसी भी इंसान को कई करोड़ों रुपए बहुत ही आसानी से पानी की तरह खर्च करने पड़ते हैं। और उसे देखते ही वो सन्न होकर पूरी तरह चुप हो गया और घबराकर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं किसके साथ सरेआम पंगा लेने की गलती कर रहा हूँ। फू युआनझांग के उस डरे हुए चेहरे पर आई उस जबरदस्ती की मुस्कान को देखकर मुझे अपने अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था और मेरी मौज हो गई। मुझे ये समझ आया कि अपने पैसे के भारी दम पर किसी अनजान आदमी के मुंह पर ऐसा तमाचा मारने का एहसास कसम से कितना ज्यादा कड़क होता है। फू नाम का वो 1.5 शाना आदमी बस अभी एक पल पहले तक बहुत ही ज्यादा अकड़ में था और उसका एटीट्यूड एकदम आसमान छू रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मेरी वो घड़ी देखी उसकी पूरी हवा टाइट हो गई। उस घड़ी को अपनी आंखों से देखने के ठीक 1 सेकंड बाद ही उसकी वो सारी की सारी झूठी और फालतू की अकड़ पूरी तरह से एकदम फुस हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद जब मैं वापस उस बड़े से हॉल में गया तो मैंने देखा कि फू युआनझांग अभी भी दूर खड़ा होकर एकदम डरी हुई नजरों से मुझे ही घूर कर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन सोच रहा था कि घर लौटने के बाद जियांग नुआन नुआन को खेलने के लिए ये कौन सा नया और इतना ज्यादा महंगा खतरनाक खिलौना हाथ लग गया है जो इतना कड़क है।